मैंने खुद शमशान घाट की भस्म ले लेके सर पे रख के बैठा हुआ हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये किस हद तक आपके फेवर में है और किस हद तक ये आपको नुकसान पहुँचा सकता है। आज गुफ्तगू विद के में हम बात करने वाले एक ऐसी दुनिया के बारे में जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। और हमारे साथ आज हैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट रिसर्चर सागर तिवारी। मैं कहता हूँ मैंने लाइफ में ये चूज़ क्यों किया है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं लाइफ में किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि तू इन्वेस्टिगेटर बनिए। कई भूतिया पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि बहुत हवा तेज चल रही है, खिड़कियाँ पटाख पटाख चल होता रहे है हैं, लड़की ने खिड़की बंद कर दी, फिर सडनली खिड़की क्रैक हो गया पूरा। बिल्कुल होता है। गौरव तिवारी जी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? गौरव तिवारी सर के ऊपर अभी एक सीरीज़ भी आई है, बहुत फेमस चल रही है, भय नाम से। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गलती करते हैं, उनको बुला तो लेते हैं, इनवाइट तो करते हैं कि आप यहाँ पे आके ये सब करो, लेकिन उनको ये नहीं बोलते हैं कि हमें परेशान मत करना या हमें फॉलो मत करना। तो कैसे छोड़ के कैसे आते हैं लोग? उनको बोलना पड़ता है कि जाइए। कहते हैं ना, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये आत्माएं कभी भी मरती नहीं है। अच्छा। या तो ये भटकेंगी जब तक इनको शांति नहीं मिलेगी, या कि एक नया जन्म ले लेंगे किसी इंसानी शरीर में जाके। सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई तो बहुत सारे बाहर से भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स, उन पे बिलीव किया जा सकता है? मेरा मानना जो है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कई लोग जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर दूर से बैठ के ये बता रहे हैं कि मैं स्पिरिट से कम्युनिकेट करूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो स्त्री में जो दिखाया था ये जो, तो ऐसा होता है सच? बिल्कुल मैम, होता है। इंसान का एक रिश्ता भी बन सकता है? रिश्ता मैम इनका बनता है यक्षिणी से। कुलधारा के बारे में बताइए। एक इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड विलेज है मैम। तो कोई आत्मा नहीं है वहाँ? सागर जी, वेलकम टू गुफ्तगू विद के। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। आप दिल्ली से आए हैं उड़कर यहाँ हमारे पास, थैंक यू सो मच। मैं पहला सवाल आपसे ये पूछूंगी कि आपका ये पैरानॉर्मल जर्नी रिसर्चर का, या इसके अंदर आपका इंटरेस्ट कहाँ से शुरू हुआ? मैम, इसका इंटरेस्ट मेरा शुरू हुआ, मैं दिल्ली का एक लड़का हूँ और दिल्ली में एक कॉलेज है जहाँ पे मैं स्टडी करने जाया करता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो जाते हुए कई बार हमारे दोस्तों में डिस्कशन होता था कि यार ये हॉन्टेड प्लेस है, ये हॉन्टेड प्लेस है, यहाँ कोई जाता क्यों नहीं है, ये घर बंद क्यों रहता है। जैसे अग्रसेन की बावली पे भी हम कई बार कनॉट प्लेस चक्कर मारते हैं, तो देखते हैं वहाँ पे जाके कि लोग रात को आने से यहाँ डरते क्यों हैं। तो कई बार हमने कोशिश करी वहाँ पे जाने की, लेकिन हमारे दोस्तों में किसी की हिम्मत नहीं होती जाने की। लेकिन एक मैं और एक मेरा फ्रेंड था, तो हमने एक दिन ऐसे चैलेंज लगाया कि आज जो इसके अंदर अकेले जाएगा वो बंदा हमारे पूरे कॉलेज का क्या कहते हैं कैंटीन का खर्चा दिया करेगा। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया, मतलब जो जाएगा वो कैंटीन का खर्चा भी देगा? नहीं, जो जाएगा उसका खर्चा वो देगा जो बाहर खड़ा हुआ है। तो हमने डिसाइड किया कि क्या कहते हैं, देखते हैं कौन जाता है। तो मैंने एकदम बोला कि भाई मैं जाऊंगा और मैं ही कैंटीन का खर्चा लूँगा। तो मैं अंदर जाता हूँ और अंदर जाने के बाद वो एक लाजपत नगर का एक हॉन्टेड हाउस है, वो बहुत फेमस था पहले, आज के टाइम पे उसको दोबारा बना दिया गया अभी इसी साल। तो उस जगह पे कोई जाया नहीं करता था और दिल्ली का मोस्टली हर एक इंसान उस लोकेशन के बारे में जानता है, और वो डरता था उस जगह की तरफ देखने से भी। मतलब ऑटो वाले भी अगर जा रहे हैं या कैब वाले भी जा रहे हैं तो उस घर की तरफ निगाहें नहीं घुमाते थे। हाँ, रात को भी दिन में भी, क्योंकि लोगों को लगता था कि कोई ना कोई यहाँ देख रहा है या कोई स्पिरिट अटैक ना कर दे। तो रात को मैं गया, मैं अंदर देखा और वो काफ़ी पुराना था घर, और उस घर में ऐसे फर्नीचर रखे हुए पुराने, वहाँ पर कुछ अमेरिकन्स रहते थे, ब्रिटिशर्स रहते थे, ऐसे फैमिलीज़ रहती थी वहाँ की। तो बताते हैं कि उनकी डेथ हो गई थी वहाँ पे। तो मैं गया वहाँ पे, थोड़ा बहुत देखा फ़ोन के टॉर्च से, और जाते ही उसकी टेरेस पे जाके उनको हाय बोला। तो मुझे लगा कि ये बहुत एडवेंचरस है और थ्रिलिंग भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, एक्साइटमेंट हुई। तो मैं वापस आया, और वापस आने के बाद मैंने क्या किया, वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे पोस्ट कर दी। पहले आई वॉज नॉन बिलीवर कि मुझे लगता था ये आत्माएं होती ही नहीं है, और वहाँ तो आपने कुछ देखा भी नहीं? वहाँ कुछ देखा भी नहीं, ना ही कुछ महसूस किया। तो जैसे ही मैंने वीडियो पोस्ट करी और मैंने यूट्यूब पे अपलोड करी, और मैं ऋषिकेश की तरफ निकल गया घूमने, दर्शन करने। उसके बाद जैसे ही मैं वापस आ रहा था, उस पर देखा कि 1 लाख व्यूज़ हो गए हैं और 50,000 सब्सक्राइबर आ गए हैं एक बार चैनल पे एक वीडियो पोस्ट करते हुए। फिर मैंने अपनी स्टोरी रिलेट करी कि मैंने बचपन में, पहले हमारे दिल्ली में क्या होया करता था, लाइटें नहीं आती थी पूरी रात भर। तो हमारी पूरी फैमिली क्या करती थी, हम टेरेस पे सोया करते थे सारे।
तो मंजी लगा के या कुछ बिछा के या मैट बिछा के, तो रात को मैं अपने कज़न ब्रदर को बोलता हूँ कि नीचे पानी पीने चलते हैं। तो वो कहते हैं नहीं नहीं तू चले जा, हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा यार मैं अकेले कैसे जाऊँ। तो उसके बाद वो कहता है कि चलो कोशिश करते हैं, क्योंकि डर उनको भी लग रहा था और मैं बहुत छोटा था। तो जैसे ही मैं स्टेयर से नीचे आता हूँ तो एकदम मेरे को वाइट शेडो में कुछ दिखता है और मुझे डर लगता है, और हम सारे वापस टेरेस पे जाते हैं और सो जाते हैं और हम पानी भी नहीं पीते हैं। तो मुझे लगा कि या वो मेरा वहम होगा, मुझे ऐसा भी लगा दिमाग का खेल होगा, और मैं पहले इसी चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि हमारे दिमाग का खेल होगा ये। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैंने वो चीज़ रिलेट करी इस हॉन्टेड हाउसेस में जाके। मैंने कहा अगर भूतिया कोई जगह है, कोई हॉन्टेड प्लेस है, तो वहाँ पे ये स्पिरिट्स दिखनी भी चाहिए। तो जैसे ही मैं लाजपत नगर के घर में गया और वहाँ पे मैंने कुछ नहीं देखा, तो मैं नॉन बिलीवर हो गया कि नहीं यार ऐसी कोई चीज़ें होती ही नहीं है। लेकिन उसके बाद धीरे 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 जब मेरे को लगा कि और मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए, फिर मैं भानगढ़ के किले में गया, मैं उत्तराखंड में, ऐसी कोई लोकेशन नहीं, मोर देन 500 लोकेशंस मैं कवर कर चुका हूँ पूरे इंडिया में, और इंटरनेशनल ऑल्सो, लाइक रशिया, थाईलैंड, दुबई, इस तरफ भी मैं जा चुका हूँ। क्योंकि कई जगहों पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, उसकी वीडियोस हम डाल नहीं सकते, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के लिए वहाँ पे जा चुका हूँ। लेकिन बहुत सारी ऐसे इंटरनेशनल लोकेशंस भी मैंने अपलोड कर रखी हैं, और इंडिया में तो मोस्टली सारी जगह कवर करी है। बस कुछ जगह जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है वहाँ पे नहीं जा सकता। तो जैसे ही मैं इस फील्ड में आया गया, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे साथ कुछ ना कुछ अनयूजुअल होने लगा। जैसे मुझे लगा कि मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है ऐसी जगहों पे जाके। फिर मुझे लगा कि मेरे को फीवर होने लग गया, नाइटमेयर्स भी आते थे, रात को सपने आने लग गए, मैं चिल्लाने लगा। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। तो एक बार मैं ऐसे लोकेशन पे गया, और लोकेशन पे जाने के बाद मैंने फील किया कि गर्मी का टाइम है और वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत कोल्ड था, मतलब ठंड लग रही है मुझे। और जून जुलाई की गर्मी बहुत ज़्यादा दिल्ली में बहुत होती है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है। कौन सी जगह पे थी ये? मैं था एक लोकेशन है लोथियन सिमेट्री, तो मैं वहाँ पे गया हुआ था। तो मुझे वो फील हुआ, मैंने कहा कि यहाँ पे है गर्मी लेकिन मुझे ठंड लग रही है, तो देयर माइट बी समथिंग, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। तो ऐसे धीरे 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 बहुत सारी लोकेशन पे मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मैंने बहुत जगहों पे अलग अलग एक्सपीरियंस किया। फिर मैंने कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर की वीडियो स्टार्ट करी, मैंने अपनी स्टडी के साथ में धीरे धीरे और भी चीज़ें सीखी। और वो सब सीखने के बाद फिर मेरे को एक जर्मनी का एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मिला जो मुझे सिखाता था कि आप ऐसे कम्युनिकेट कर सकते हो, और उसने मुझे डूज डोंट्स बताए कि क्या क्या करना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे मैं इस इन्वेस्टिगेशन के एक आप कह सकते हैं कि दुनिया में आ गया। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है या सिर्फ आप अपने इंट्यूशन पे काम करते हैं? इंस्ट्रूमेंट है मैम, मेरे पास एक EMF मीटर होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो कहते हैं कि अगर जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं है, बेसिकली उसका काम ये होता है उसे मेज़र करना होता है मैग्नेटिक फील्ड को, लेकिन ये एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, उनके पास ये एनर्जी होती है। तो हम उससे मेज़र कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई एनर्जी है। वो स्पाइक करता है, K2 मीटर बोलते हैं उसको। और मोशन सेंसर हो गया कि अनसीन मूवमेंट, जैसे कोई भी नहीं है एक बंद कमरे में और वहाँ से कोई गुजर रहा है, तो वहाँ का वाइब्रेशन चेंज हो गया, मोशन सेंस करेगा, तो सेंसर वर्क करता है। एक लेज़र ग्रिड हो गया, जैसे हमने एक वॉल पे एक लेज़र लाइट डाल दी, एक ग्रिड बना दिया, अगर उस लेज़र लाइट को कोई क्रॉस करेगा तो वहाँ से पता चलेगा कि वहाँ पे कोई शेडो है। और एक जियोमैग्नेटिक सेंसर है, अगर कोई वाइब्रेशन है अर्थ के नीचे, थोड़ा सा वहाँ पे कुछ लग रहा है, जैसे एक नॉर्मल है, एक मार्बल कह सकते हैं, फ्लोर कह सकते हैं, लेकिन कोई दफनाया गया है या कुछ अंदर से कुछ वहाँ पे वाइब्रेशन हुई, तो वो भी डिटेक्ट करेगा। वैसे इंडिया में ये डिवाइसेस हर कोई यूज़ नहीं करता, मैंने ये अमेरिका से डिवाइसेस मंगाए हैं और यहाँ पे असेंबल करे हुए हैं। और बाकी थर्मोमीटर है जो कि टेम्परेचर बताता है, जैसे आपने कहा ठंड लग रही थी तो गर्म और सर्दी का वो टेम्परेचर बताते हैं। एक थर्मल कैमरा होता है जो हीट एंड कोल्ड स्पॉट को डिफरेंसेस बताते हैं कि स्पिरिट्स अगर कहीं भी एग्जिस्ट करती हैं किसी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन में, तो वहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर होगा, तो वो डिटेक्ट करता है। और उसके फिर कलर्स होते हैं, ब्लैक और पर्पल। तो ये कलर्स अलग अलग एनर्जी, सोल्स की एनर्जी के ऊपर होता है या? हाँ, डिपेंड करता है कि कौन सी सोल कहाँ पे, वो कम्युनिकेट करने से होता है। लेकिन मैंने इस जर्नी में पैर रखने के बाद एक चीज़ सीखी
कि इंसान को स्पिरिचुअल भी होना ज़रूरी है, और मैं स्पिरिचुअली भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा फील करता हूँ। अगर मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे फील हो जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। तो और लेकिन आप स्पिरिचुअल मतलब आपको कोई प्रोटेक्ट करता है इन सब चीज़ों से? हाँ जी। कि आप जब ऐसे जाके इनकाउंटर करते हैं ऐसे, हाँ तो जी। उनकी भी उनका साया आप पे पड़ेगा? हाँ, नहीं, साया पड़ा हुआ है मेरे पास। एक मैं स्कूल की स्टोरी बता देता हूँ साये से। मैं एक हॉन्टेड स्कूल में गया था। एक उत्तर प्रदेश का स्कूल था, काफ़ी टाइम से वो बंद था। बताते हैं कि उसकी छत गिर गई थी बच्चों के ऊपर, जिस वजह से वहाँ पे बच्चों की डेथ हो गई थी। और उस डेथ के बाद वहाँ पे बच्चों की स्पिरिट एग्जिस्ट करती थी, घूमती रहती थी। तो बच्चों को वहाँ पे जो पढ़ते थे उनको फील होता था कि कोई ना कोई शायद वहाँ पे है, या कोई किसी को ये फील होता था कि कोई उनको टच कर रहा है, या वहाँ के जो टीचर थे उनको भी लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होता है। तो ये स्टोरी वहाँ पे बहुत फेमस हुई उस गांव में, और वो गांव एक ऐसा है कि वहाँ पे और कोई स्कूल नहीं था आसपास। तो मुझे कॉल आता है सब्सक्राइबर का, वो मुझे बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे यहाँ पे हमारे गांव में ये प्रॉब्लम हुई है, आप आके देख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। तो जैसे ही मैं उस स्कूल में जाता हूँ, और ये एक बहुत नेचुरल, मैंने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी। कई लोग मशीन पे बिलीव नहीं करते, लोगों को लगता है शायद ये फेक भी हो सकती है। तो मैंने वहाँ पे एक बैलून रखा, एक बैलून उस स्कूल के अंदर प्लेस किया, और बैलून रखने के बाद, और वहाँ पे कोई भी एयर का सोर्स नहीं है उस रूम के अंदर। और जैसे जैसे मैं स्पिरिट से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बच्चों की आत्मा से बात कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ बच्चे क्या आप इसको राइट में घुमा सकते हैं, क्या आप इसे लेफ़्ट कर सकते हैं, क्या आप इस बैलून को मेरी तरफ धक्का दे सकते हैं। तो वो जैसे जैसे मूव कर रहा है तो हम उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, और एक ये नेचुरल प्रोसेस है क्योंकि इसमें कोई भी मशीन का यूज़ नहीं है। ऑल्दो वहाँ पे मेरे डिवाइसेस रखे हैं, लेकिन मैं लोगों को ये बिलीव करा रहा हूँ कि यहाँ पे स्पिरिट है, जिस वजह से ये स्कूल बंद है। कोई एक इंसान ये रूमर फैला सकता है, कोई दो फैला सकता है, लेकिन इतना बड़ा स्कूल बंद हो जाना, जहाँ पे बच्चों के लिए एक स्कूल है उस पूरे विलेज के अंदर, तो सब लोग वहीं जाते होंगे। तो मैं वहाँ से गया और मैंने कम्युनिकेट किया। तो कई बार क्या होता है कि कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गलती करते हैं, उनको बुला तो लेते हैं, उनको इनवाइट तो करते हैं कि आप यहाँ पे आके ये सब करो, लेकिन उनको ये नहीं बोलते हैं कि आप हमें परेशान मत करना या हमें फॉलो मत करना। तो वहाँ पे वो गलती मैंने करी, जिस वजह से उन बच्चों की स्पिरिट मेरे साथ लग गई। एक बच्चे की या 2-3? मल्टीपल बच्चों की। तो जब वो स्पिरिट लग गई तो मैं दिल्ली आया। दिल्ली में आने के बाद मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई। मैं अपने आप को रूम में बंद करने लग गया। मेरे घर वाले मुझे खाना दे रहे हैं तो मैं मना कर रहा हूँ कि खाना नहीं खाना मुझे। मैं कह रहा हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो वो कह रहे हैं अकेला क्यों होना है, उनको लग रहा है कोई ब्रेकअप हो गया है इसका या कोई ऐसी चीज़ हो गई है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उसमें मैंने एक पैटर्न नोटिस किया कि जब मैं उस स्कूल में गया था तो उस दिन ट्यूसडे था, और मैं वैसे हनुमान जी का भक्त हूँ, शिव जी का भक्त हूँ। तो ट्यूसडे को मैं वहाँ पे गया, और हर ट्यूसडे को, एवरी ट्यूसडे मेरे साथ क्या होता था, मेरी कार का एक्सीडेंट हो जाना, जैसे ही कार ठीक कराई कभी टायर फट जाना, उसके बाद कभी ऐसा हो रहा है कि मैं एक नया लैपटॉप लेके आया एप्पल का मैक, बस मैंने ला के घर में रखा है और वो टूट गया बिना किसी रीज़न के, मुझे नहीं पता क्यों। तो मुझे लगा ये कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ मेरे साथ हो रहा है। मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे एक गुरुजी के पास जाना चाहिए जो मुझे इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मैं उनको जानता था, लेकिन मैंने कभी उनसे हेल्प नहीं ली। तो रास्ते में जाते हुए, ये बहुत बड़ी बात है, शायद कई लोग बिलीव भी ना करें, तो रास्ते में जाते हुए मेरा एक एक्सीडेंट होता है छोटा सा। मैं वहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो मैं वहाँ पे गिर जाता हूँ कई बार। जब एक सिंगल रोड होती है तो मैं वहाँ पे मतलब अपने होम टाउन पहुँच गया। वहाँ से मैं बाइक से अपने गुरुजी के पास जा रहा था, तो मेरे पास बुलेट थी। तो बुलेट से जब मैं जा रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई घर नहीं था, कोई ऐसी शॉप नहीं थी। तो मैंने एक चीज़ नोटिस नहीं करी, और वो मुझे गुरुजी ने बताई कि मेरे साथ वहाँ पे हुआ क्या। कि वहाँ पे एक लेडी आई और उसने मेरे को बोला कि बेटा अपना ध्यान रखो और वहाँ चले जाओ, कुछ नहीं होगा आपको। मैं वहाँ से निकल जाता हूँ, बस इतना मेरा उससे कन्वर्सेशन हुआ जो मेरे को याद था। मैं गुरुजी के पास जाता हूँ कि गुरुजी मैं आपके पास आया हूँ। मतलब आपके एक्सीडेंट हुआ, हाँ, और एक लेडी आई आपके पास। लेडी आई और उसने मेरे को बोला बेटा गुरुजी का रास्ता दिखा दिया। हाँ, कि बेटा आप जहाँ जा रहे हो वहाँ चले जाओ। मैं अपने गुरुजी के पास जाता हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी मेरे से कहते हैं क्या हो गया, एक्सीडेंट होने लग गया है कारों का, क्या हो गया है। अभी अलीगढ़ एक एरिया पड़ता है, अलीगढ़ में एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा हाँ। तो कहते कि कौन आया था वहाँ पे आपको हेल्प करने।
बड़े कॉन्फिडेंटली उन्होंने बोला कौन आया था हेल्प करने। मैंने कहा कोई लेडी थी। लेडी नहीं थी, गुरुजी बहुत दूर बैठे थे। हाँ, गुरुजी वहाँ से 600-700 किलोमीटर दूर थे। तो उन्होंने बोला कि कोई लेडी थी। मैंने कहा हाँ। कह रहे हल्दी दूध दे रही थी वो। तो मैंने देखा, मैंने कहा कि, तो मैंने उनको बोला हाँ गुरुजी ऐसा हुआ। तो मेरे से कहते हैं वो माता थी। मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा ऐसे कैसे। अब जैसे ही वो मुझे ये सारी चीज़ें बताते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ गुरुजी करना क्या है, तो कह रहे बच्चों की आत्मा लगा के आया है साथ में। कहाँ गया था? मैंने कहा बस ऐसे ही। कह रहे कहाँ गया था? मैंने कहा स्कूल में। कह रहे बच्चे मर गए थे वहाँ पे? मैंने कहा हाँ। तो जैसे ही वो मुझे बोलते हैं और मेरा ऐसे हाथ पकड़ते हैं, मेरे से कहते हैं जा, आप कुछ नहीं होगा। मैं एकदम कहता हूँ कि गुरुजी आपने इतनी ईज़िली बोल दिया कि कुछ नहीं होगा। कह रहे मैंने बोल दिया। तो मैंने बोला गुरुजी अब मैं एक काम करता हूँ, मैं बस से चले जाता हूँ क्योंकि मेरे चोट लग गई है। तो मेरे से कहते हैं कि आज बस से नहीं जाएगा, कल बस से चाहिए। मैंने कहा अब ये क्या लॉजिक है? कहते बस मैंने बता दिया तुझे। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, जो आपने आदेश दिया मैं उसको फॉलो करता हूँ। मेरे से कहते हैं सुबह 7 बजे 5 तरीके अलग अलग फूल लेके आ चाहिए। मैं वो फूल उनके पास लेके जाता हूँ, मुझे वो फूल दे देते हैं और वो फ्लावर मेरे को अपनी पॉकेट में रखने को बोलते हैं। कहते हैं अब जो बस जाएगी तो उससे चले जा वापस। और मैं उस बस से जैसे ही दिल्ली जा रहा होता हूँ तो मुझे रास्ते में क्या दिखाई देता है कि जिस बस से मुझे एक दिन पहले जाना था उसका एक्सीडेंट हो रखा था और उसमें कम से कम 20 लोगों की डेथ हो रखी थी। तो मैं शॉक्ड हो गया मैम कि इतनी बड़ी शक्ति। ये आपके गुरुजी कहाँ रहते हैं? ये इनका कुछ एक ठिकाना नहीं है। कभी ये बनारस साइड रहते हैं, कभी ये कानपुर रहते हैं, कभी ये लखनऊ रहते हैं। लेकिन अभी उनकी एज इतनी ज़्यादा होगी, 92 एज है, जिस वजह से अभी वो हर जगह नहीं घूमते हैं। बहुत सिंपल हैं, कोई भी उनके ऊपर नहीं है। और अभी मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा, नीम करोरी वाले बाबा जी की तरह दिखते हैं सेम। और वो कहते हैं कि वो तो भाई है मेरे। जब मैं उनसे पूछता हूँ वो तो आपकी तरह कहते हैं भाई है मेरे, क्योंकि उनके पास सिद्धि है, उनके पास भी वही पावर है जो मैंने देखी है। मैं तो इतना बिलीव करता हूँ उन पर कि उन्होंने मेरे फादर की डेथ डेट बताई थी कि तेरे फादर 11 मार्च को ऐसे ऐसे, अगर बच गए तो ठीक है, नहीं बचे तो ये लास्ट डेट। कुंडली देखे बिना कुंडली देखे हुए कुछ नहीं बोला उन्होंने। अब क्या बात थी कि हर कोई बिलीवर नहीं होता। मेरी मदर थी वो बिलीव नहीं करती थी। तो आज से 3 साल पहले जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो 3 साल पहले उन्हीं गुरुजी ने मेरी मदर को बोला था कि इनकी एक छोटी सी पूजा करा लो और मैं बता दूंगा क्या क्या कराना है और मेरे पास आ जाना बस। तो मेरी मदर को लगा रहे यार पंडित जी हैं, गुरु जी हैं, पैसे के लिए कह रहे होंगे। तो उन्होंने बड़ा लाइटली लिया उस चीज़ को। और मैंने बोला कि मम्मी एक छोटी सी बात थी, आपने ये सब कुछ किया क्यों नहीं? तो कह रही मुझे लगा वो ऐसे ही बोल रहे हैं। फिर उन्होंने जो डेट दी थी और हमने उसको जब देखा तो वो सेम डेट थी। तो मेरे गुरुजी आज भी मेरी मदर को कहते हैं अरे वो उसने तो पैसों के लिए ऐसे कर दिया, पैसों के लिए सोच लिया, वरना मैं तो उसको बता ही रहा था कि मैं तेरी मदर की हेल्प कर देता हूँ। मतलब मैम उनके पास इतनी पावर है, पहले के टाइम पे भी बता देता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करी है कि मेरा एक वॉलेट खो गया। मैं पार्टी में जा रहा था किसी, तो वॉलेट नहीं मिल रहा। मैंने उनको फ़ोन किया स्पेशली कि गुरुजी मेरा पर्स नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरे को उनकी स्लैंग में ही बात करनी पड़ती है। मेरा पर्स नहीं मिल रहा। तो मेरे से कह रहे हैं अकल के अंधे, बेड के नीचे देख पर्स पड़ा हुआ है। ओह माय गॉड। मैंने कहा गुरुजी हाँ। फिर मेरी मदर पीछे से आती है, कह रही मेरे वो सोने की चेन है वो भी पूछियो कहाँ रखी है। तो मैंने कहा गुरुजी वो एक सोने की चेन, हाँ वो तेरी माँ को पूछना होगा ना। ऐसे बोले मेरे से। मैंने कहा हाँ। कह रहे वो माता के मंदिर के पीछे वो माता की तस्वीर रखी है, वहाँ रख दी तेरी माँ ने, और अपनी माँ का कोई काम मेरे पास लेके मत आइयो। तो ये स्टोरी मेरे साथ ऐसी हुई। तो मेरे को गुरुजी पे इतना बिलीव हुआ कि उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया। तो जब वो बच्चों की स्पिरिट मेरे साथ लग गई, फिर मुझे लगा कि हाँ यही है एक मेरे प्रोटेक्टर। और आज भी मैं ये फील करता हूँ कि अगर वो नहीं होंगे तो मैं शायद इस फील्ड में नहीं होता और शायद छोड़ भी दूंगा। ये मेरे को ऐसा लगता है। मतलब जब तक वो हैं तब तक आपको भरोसा जी। है। लेकिन आपने कहा ना कुछ लोग जाते हैं लेकिन वो साथ में लेके जाते हैं जो गलती आपने की थी। तो वो कैसे करना होता है स्पिरिट को? अगर अपना जैसे आप कहीं गए हॉन्टेड प्लेस में, आपने महसूस किया, आपने फील किया, आपको अफेक्ट हुआ उसका कि कुछ ना कुछ है, तो आपने रियलाइज़ किया, तो ऑब्वियसली व्हेन यू रियलाइज तो आपका माइंड भी उस चीज़ के साथ जुड़ जाता है। राइट। तो कैसे छोड़ के कैसे आते हैं लोग? उनको बोलना पड़ता है कि जाइए? हाँ, उनको बोलना पड़ता है कि अगर आप यहाँ पे आ चुके हैं तो हमारे पीछे मत आना, हमें फॉलो मत करना और हमें कोई नुकसान मत पहुँचाना,
क्योंकि वो भी एक आत्मा ही है, वो सब समझते हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं हमसे, तो उन्हें को समझ आना चाहिए। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका ऑरा कैसा है, मैं हूँ, मेरा ऑरा कैसा है। अगर आपके ऑरा में डेंट होगा, हाँ, तो ऑब्वियसली वो मुझे इफेक्ट करेंगे। हाँ, बोलते हैं कि जिसका ऑरा कमज़ोर होगा उसको वो इफेक्ट करेंगे, 100% करेंगे। और ज़्यादातर स्पिरिट या घोस्ट, हम किसी भी लैंग्वेज में कह लीजिए, या प्रेत, पिशाच, कुछ भी हो गया, ये टारगेट करते हैं उन्हीं को जो एक्चुअली में जिनका ऑरा वीक होता है, जो कमज़ोर होते हैं, या जो नॉनवेज खाते हैं, जो अल्कोहल ज़्यादा लाइक कंज्यूम करते हैं, तो ये उन पे जल्दी अटैक करते हैं। तो उनको ये फील होता है कि कुछ ना कुछ मेरे साथ चल रहा है। तो कई बार हम रिलेट करते हैं कि ये इस वजह से हुआ होगा। जैसे मेरी टीम का मेंबर है कोई, वो वहाँ पे गया, तो कई बार मेरे कैमरामैन ऐसे हो गए हैं कि मैंने ऑलमोस्ट 50 से 60 कैमरामैन चेंज कर दिए हैं, क्योंकि किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ होता रहता था। फिर मैं उनको गुरुजी के पास ले गया, मैंने एक रक्षा कवच बनवाया, उन सबको मैंने पहना रखा है। अब वो मतलब मैं बाद में जाता हूँ, वो सबसे पहले जाते हैं। तो ऐसा हम, तो एक फिल्म आई थी स्त्री 1, स्त्री 2, स्त्री, हाँ जी, तो आई थिंक स्त्री 3 भी आई हुई है। नहीं मैंने वो देखी नहीं, लेकिन स्त्री देखी ना आपने। तो स्त्री में जो दिखाया था, ये जो लड़की मतलब एकदम जो भटक रही है क्योंकि उसकी शादी से मतलब शादी नहीं कर पाई, जो भी, तो ऐसा होता है सच? बिल्कुल मैम, होता है ये 100%। और फिर राजकुमार राव जो उनसे इश्क कर बैठते हैं, हाँ, और बाद में वो बताती है उसको कि मैं गोस्ट हूँ, तो ऐसा इंसान का एक रिश्ता भी बन सकता है? रिश्ता मैम इनका बनता है यक्षिणी से या किसी पिशाचनी से, जो बहुत खूबसूरत होती है, जो उनकी हेल्प करती है उनकी लाइफ में उनके गोल को अचीव करने के लिए। जैसे कि किसी को पैसा चाहिए, किसी को नेम चाहिए, किसी को फेम चाहिए, किसी को वेल्थ चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को पाने के लिए यही यक्षिणी, पिशाचनी, जैसे कर्ण पिशाचनी किसी के पास होती है, किसी के पास स्वर्ण पिशाचनी होती है जो सोना ला के देती है, किसी के पास यक्षिणी होती है जो उनके पास सब कुछ देती है। बट ये वो एंटिटीज़ हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन तो वो आपका नुकसान भी, वो आपका नुकसान पहुंचाएंगी। वो नहीं चाहती कि आप किसी और फीमेल के साथ हो, किसी के साथ इंटीमेट हो या कुछ भी हो। उनको सिर्फ अपने पास रखना है उस इंसान को, उनको भोग भी देना है, उनको खाने के लिए भी देना है जो वो मांगेंगी, तो वो रखना, सेक्रीफाइस मांगेंगे ऑब्वियसली। अगर आपको कुछ देना, मतलब गिव एंड टेक तो होगा ही, तो वो उस लेवल पे जाते हैं। और एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया में 100% लोग इन चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास केसेस आते हैं, मतलब कोई कहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने देखा है लोग शमशान में बैठ के जाके यक्षिणी को सिद्ध कर रहे हैं, उसकी तपस्या कर रहे हैं, उसके भोग के लिए तैयारियां कर रहे हैं। मतलब मैं हर एक एस्ट्रोलॉजर्स के साथ काम कर चुका हूँ, या वो मेरे साथ डील करते हैं, और बहुत सारे अघोरीज मेरे कांटेक्ट में हैं, अघोरियों के साथ भी मैं रहता हूँ। मैं शमशान में भी रात भर रुका हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि बस एक हॉन्टेड प्लेस पे गया और आ गया। मैंने खुद शमशान घाट की भस्म ले के सर पे रख के बैठा हुआ हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये किस हद तक आपके फेवर में है और किस हद तक ये आपको नुकसान पहुँचा सकती है। तो ये यक्षिणी का आपने जैसे कहा, ऐसा एक वेस्टर्न कल्चर में इल्यूमिनाटी कहते हैं। इल्यूमिनाटी जो है वो कहते हैं कि अगर आप उस गिरोह में आप आ जाए तो फिर वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाता है। ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, सिंगर्स हैं जो इन्वॉल्व हुए थे, लेकिन उसके बाद उनको बहुत तकलीफ भी हुई है जी। अभी और हनी सिंह ने शायद इल्यूमिनाटी के बारे में एक पॉडकास्ट में कहा था। हाँ जी, देखिए मैम, रूमर कई बहुत सारे होते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा करने से वैसा होता है। इल्यूमिनाटी एक कम्युनिटी है, ये एग्जिस्ट करती है, वो फेम दिलाती है, नेम दिलाती है, लेकिन उनकी भी कुछ डिमांड्स हैं। आपको उनके साथ रहना है। मतलब कहते हैं ना कि इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। तो कई बार क्या करते हैं लोग कि उस गिरोह का साथ छोड़ देते हैं। जैसे ही वो उसका साथ छोड़ते हैं तो उनका वो एक डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं, मैं पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ और ये शायद कंट्रोवर्शियल भी हो। बॉम्बे में कई लोग ऐसे हैं, दिल्ली में कई लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली में ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके हैं और आज वो हील होने मेरे पास आते हैं। मैं वो गुरुजी की हेल्प से करा रहा हूँ, चाहे मैं वो पूजा करा रहा हूँ उनकी। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, जो लोग शायद बिना अल्कोहल के नहीं रह पाते थे, आज वो बिना गार्लिक और अनियन के रहते हैं। मतलब मैं उनसे वो तपस्या करा रहा हूँ आज के टाइम में, ब्रह्मचर्य का उनसे वो मैं फॉलो करा रहा हूँ। लंबी उम्र हो ताकि लोगों को इस तरह हेल्प करते रहे। हाँ मैम, कोशिश करते हैं कि मैं और वो गुरुजी हेल्प करते रहे। अक्सर 100 साल से ऊपर जीते हैं लोगों की हेल्प करने की। जी।
तो आपने जब ये किया था, जब ये पैरानॉर्मल की तरफ आपका झुकाव आया, आपको किसी ने मना किया कि मत कर, डराया आपको? मेरे फ्रेंड्स थे, मना करते थे, और मेरे घर वाले भी मुझे मना करते थे, लेकिन मैं एक तरफ क्या देख रहा था, मेरा विज़न था कुछ इसको करने का। मैंने देखा कि ये इतने बड़े बड़े घर हैं, इतने बड़े बड़े फोर्ट हैं, इतनी बड़ी बड़ी लोकेशंस हैं, और वीरान पड़े, और ये वीरान पड़े हुए हैं। सूरत में एक बहुत बड़ा घर है, मैंने देखा, उसकी कई करोड़ों की वैल्यू है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हॉन्टेड है। वो देखा किसने है? मेरा सवाल उनसे ही रहता है, वो देखा किसने? उसका उपाय क्या है? उसका उपाय क्या है? क्या वो जगह ठीक हो सकती है? तो मेरा विज़न ये होता था कि आधे से ज़्यादा लोग क्या कहते हैं, भ्रम फैलाते हैं। मेरे पास कई मेरे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि आप इस लोकेशन को हॉन्टेड बता दो, हम आपको 10 लाख रुपए देंगे। क्यों? मैं उनके लिए एक ISO सर्टिफाइड करने वाला बंदा हूँ। तो उसके बाद वो कम भाव में, उसके बाद हाँ, वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो 50 लाख रुपए की बिकेगी। तो क्या होता है कि इस प्रॉपर्टीज़ को या इन फोर्ट्स को हॉन्टेड करा देते हैं, जिस वजह से वहाँ पे अट्रैक्शन पॉइंट बढ़ जाता है एक तो, और वो प्लेसेस कभी रीसेल नहीं हो सकती। और ज़्यादातर मतलब आप कह रहे हैं कि लोग झूठा भ्रम भी फैलाते हैं। हाँ, भ्रम फैलाते हैं। 90% भ्रम है, टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने के। हाँ, बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा इस पॉडकास्ट में, और इस बात को हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं आपको एग्जांपल दूंगा क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरा विज़न ये नहीं है कि प्लेस हॉन्टेड है, नहीं है, लेकिन उस हॉन्टेड प्लेस को मैं क्लियर भी कराता हूँ। अगर वहाँ पे कोई स्पिरिट है, कोई एंटिटी है, तो मेरा ये काम है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं स्पिरिचुअल वे में भी चलता हूँ। तो मैं उस जगह को क्लीन करता हूँ, सो डैट वहाँ पे जो फैमिली रह रही है, जो बच्चा वहाँ पे रह रहा है, वो वहाँ पे शांति से रह सके। तो ये एक प्रोसेस है। एग्जाम्पल है, अब बताइए। तो एग्जाम्पल मैम, भानगढ़ की बात कर लेते हैं। एक भानगढ़ सभी ने सुना है कि एशिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है, टॉप नंबर 1 पे आता है। एग्जैक्टली कहाँ है ये? ये अलवर डिस्ट्रिक्ट की तरफ पड़ता है, और सरिस्का नेशनल एक जंगल है। फोर्ट है शायद। हाँ, भानगढ़ फोर्ट। तो वो सरिस्का नेशनल एक वो है, फॉरेस्ट है। मुझे तो सरिस्का का जो रिजॉर्ट है वो भी मुझे हॉन्टेड लगता है। एक्चुअली वो जगह ही हॉन्टेड है, कई लोग वहाँ पे डरते भी हैं। शूटिंग की थी महाराजा की, गोविंदा जी की फिल्म थी, हाँ, मैं भी थी उसमें। मुझे वो तो रूम्स बड़े हॉन्टेड लगते थे, और रात को हम लोग बाहर ही नहीं निकलते। मैं और अपनी मेकअप हेयर ड्रेसर जो साथ में रहते थे जी, मैं बोलती रात को बाहर नहीं निकलेंगे, घूमने के लिए भी नहीं उस होटल के। नहीं, एक्चुअली उसका रीज़न भी है ना मैम, वहाँ पे बहुत सारी बैटल्स हुई हैं, मतलब इतने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। तो वहाँ पे इतना बड़े जब युद्ध हुए तो कई लाखों में, हजारों में सेनाएं वहाँ पे मरी हैं। तो कहते हैं ना, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये आत्माएं कभी भी मरती नहीं है। अच्छा। या तो ये भटकेंगी जब तक इनको शांति नहीं मिलेगी, या किसी के एक नया जन्म ले लेंगे किसी इंसानी शरीर में जाके। इंसानी शरीर में जाके जन्म लेंगे, या उसको पकड़ लेंगे इंसान के शरीर? नहीं, पकड़ती हैं। मतलब जो गुड सोल है, देयर आर 2 सोल्स, गुड सोल, बैड सोल। जिसको शांति मिल गई तो वो कोई नए शरीर को पकड़ लेगी जाके। जिसको शांति नहीं मिली तो वो हम जैसे इंसानों को परेशान करेगी। तो वहाँ पे कई सारी ऐसी बैटल्स हुई हैं जिस वजह से वहाँ पे ये स्पिरिट्स एग्जिस्ट करती हैं, और कई लोग क्लेम भी करते हैं। तो भानगढ़ की मैं स्टोरी आपको बता रहा था। भानगढ़ में पहले तो ये कहते हैं कि बहुत बड़ा एक हॉन्टेड फोर्ट है ये, इससे बड़ा कोई महल नहीं है। तो भानगढ़ की पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको बता देता हूँ। कहानी क्या है कि यहाँ पे एक रानी रहा करती थी, रानी रत्नावती। तो रानी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उसका पूरे राजस्थान में कह लो, या अलग अलग महलों में कह लो, तो उसके बड़े चर्चे होते थे उसकी खूबसूरती के। और वहीं पे उस फोर्ट के पास ही एक तांत्रिक रहा करता था जिसका नाम था सिंगी तांत्रिक। तो उस तांत्रिक की नज़र उस रानी पे पड़ती है, और वो रानी को पाने की कोशिश करता है। तो जैसे उसको पता चलता है कि ये रानी इतनी खूबसूरत है, तो मैं इस रानी को पाना चाहता हूँ। अब वो तांत्रिक है, काला जादू, टोना टोटका, ये सब कुछ करता था। तो वो क्या करता है कि एक ऑयल बनाता है और बोलता है कि क्या कहते हैं, ये रानी रत्नावती के पास चली जाए और वो अपने केशों में लगाएगी तो वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होगी। बेसिकली वो एक वशीकरण। हाँ। तो वो जब ये ऑयल बनाता है, ऑयल वहाँ तक पहुँचता है कैसे ना कैसे, तो लोगों को पता चल जाता है कि एक ये जो तांत्रिक है इसने ऑयल बनाया है रानी को देने के लिए। तो वो क्या करती है, वो उठा के फेंक देती है। जैसे ही वो उस ऑयल को फेंक देती है, वो जाके किसी पत्थर पे गिर जाता है। अब क्या है कि उसने वो जो ऑयल बनाया था उसका रीज़न ये था कि कोई भी चीज़ होगी वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो वो पत्थर जाके उसके ऊपर गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। ये सच्ची है? हाँ, ये जो स्टोरी लोग बताते हैं।
तो उसके बाद बताते हैं कि मरते मरते उसने ये क्या कहते हैं उसको श्राप दिया कि ये महल कभी भी नहीं बसेगा और यहाँ पे कोई जिंदा नहीं रहेगा। ऑलरेडी रानी की कोई थे नहीं, मतलब राजा वगैरह थे? हाँ, वहाँ पे और भी लोग थे, मतलब जो भी उसके फैमिली में एंसेस्टर्स जो उसके और भी होंगे, लेकिन बताते हैं कि उसके बाद वो महल वहाँ पे बस ही नहीं पाया। दूसरे साथ के राज्य के लोगों ने, महल वालों ने, राजाओं ने वहाँ पे कब्जा कर लिया, आक्रमण कर दिया, जिस वजह से वहाँ पे सबकी डेथ हो गई। उसके बाद ये बताते हैं कि रानी की वहाँ पे ऑटोमेटिकली डेथ हो गई थी, या जो भी XYZ रीज़न रहा होगा। तब से बताते हैं कि उस जगह पे कौन से सन में हुआ था? मैम सन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, क्योंकि मैंने कई साल पहले, मैं 10 साल पहले गया था वहाँ पे। नहीं, बट 19th सेंचुरी, हाँ 19th सेंचुरी की ही बात है ये। अच्छा। 19th-18th सेंचुरी के बीच में है, मतलब एंडिंग ऑफ 80s और अर्ली 90s की। तो बताते हैं कि उस टाइम पे जब वो वहाँ पे ये सब चीज़ें हुई, और उसके बाद वहाँ पे वो पूरा फोर्ट, महल हॉन्टेड हो गया। अब वहाँ पे रूमर क्या है, एक वो सिंगी तांत्रिक, उसकी आत्मा भटकती है, और वो उसने जो श्राप दिया था। दूसरा, रानी रत्नावती की आत्मा भटकती है, जिसने वहाँ पे जाके क्या कहते हैं, कई लोग ऐसा भी बताते हैं कि अपने आप को मार भी लिया था। तो कहते हैं कि उसकी स्पिरिट यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और वो लोगों को बुलाती है, चीखती है, चिल्लाती है, और लोगों को दिखाई देती है। अब मेरा जो लॉजिक है, मैं भानगढ़ में 10 साल पहले गया था। 10 साल पहले एक हॉन्टेड प्लेसेस पे जाना बहुत बड़ा एक वो नाम होया करता था कि एक बंदा दिल्ली का रात भर वहाँ पे रुक के आया। तो वहाँ पे मैं गया, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, मैं नॉन बिलीवर था तब। फिर जब मैं बिलीवर हुआ तो मैं फिर अपने डिवाइसेस लेके गया, तो मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं देखा ऐसा जो कि यहाँ पे हो। अब लोगों ने क्या रूमर फैलाए, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सिस्टम स्टार्ट हुआ। कैसे? अब लोगों को पता चला एक फोर्ट बहुत बड़ा हॉन्टेड हो गया, फिर वहाँ पे होटल्स बन गए, और इंडिया में कोई भी बाहर का टूरिस्ट आएगा, या बॉम्बे से कोई अगर जयपुर जाएगा, तो वो 90% भानगढ़ फोर्ट ज़रूर जाएगा, या कोई कॉलेज ट्रिप हो गई, इनकम शुरू हो गया लोगों। हाँ, तो वहाँ पे लोगों ने दुकानें खोल ली, लोगों ने ये चीज़ें कर ली। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ सोचो कि इतना बड़ा फोर्ट है, तो उस ज़माने में, आज से 100-200 साल पहले हम चलते हैं, तो अगर किसी इंसान को हमने वहाँ पे धक्का देके मार दिया तो किसी को क्या पता चलेगा? तब उस टाइम पे कोई प्रशासन एक्टिव नहीं था, पुलिस एक्टिव नहीं थी। कई लोग वहाँ पे जाके सुसाइड कर लें तो किसी को क्या पता चलेगा? तो क्या है कि लोग ये क्लेम करते हैं कि वहाँ पे रानी की आत्मा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उसकी आत्मा होती तो शायद कोई एक ऐसा शख्स तो होता जो क्लेम करता कि मैंने देखा है, या मैंने फील किया, या मैंने कम्युनिकेट किया है। वो कहानी फैलाई गई क्योंकि वो फोर्ट खाली, लेकिन वो फोर्ट खाली क्यों है फिर? क्योंकि जनरली लिविंग फोर्ट्स काफ़ी सारे हैं, हाँ, जिसमें आज के भी उनके वंशज रहते हैं। हाँ, क्योंकि मैम उसका कोई वो नहीं रहा ना, वंशज नहीं रहा ना, तो उनका जब कोई वंशज नहीं रहा तो गवर्नमेंट ASI ने कंट्रोल कर लिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हाँ, तो इसने लिया, तो वो वैसे तो मना करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। हाँ, तो 6 बजे वो जाने को मना करते हैं। वहाँ पे 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद एंट्री नहीं है। लेकिन मैं उनको कई बार, मतलब जो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट रही है वहाँ पे प्रशासन से, मैंने बोला मुझे रात भर रहने दो। मैं कह रहा हूँ मुझे कोई भी एक इंसान नहीं चाहिए, आप मुझे यहाँ पे रहने दो। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे पूरा मिथ खत्म हो जाएगा, मिथ खत्म हो जाएगा। तो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का काम है ना ये, किसी जगह को सही और गलत बताना। ठीक है, वहाँ पे ज़रूर स्पिरिट होंगी क्योंकि इतना बड़ा एरिया है। अब लोग कहते हैं कि भाई आप इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, लेकिन एक सबसे बड़ा ये है कि अगर आज मैं एक नॉर्मल इंसान को रोड चलते पे ये बोल दूँ कि इस फोर्ट में जाके पूरी रात रह के आ जा और मैं तेरे को 50,000 रुपये दूंगा, वो हिम्मत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा फोर्ट है, तो डर तो हर किसी को लगता है, और ऐसी चीज़ों की कहानियों से तो और डर लगता है। हाँ, तो जब किसी ने ये कहानी सुन ली तो वो हिम्मत करेगा ही नहीं। वहाँ पे साथ में क्या होता है कि पीछे जंगल है, तो वहाँ पे पैंथर्स भी आते हैं, तो कई बार उनकी भी वो नॉइसेस होती है, तो लोग रिलेट करते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। तो ये एक भानगढ़ की कहानी है। और भानगढ़ में बाकी अलग अलग रूमर भी हैं कि उसके बाद किसी एक योगी ने किसी राजा को बोला था कि आप इसको बना लीजिए, लेकिन जब मैं अपना आश्रम बनाऊंगा तो इस महल की ऊंचाई उतनी रखना कि इसकी परछाई मेरे आश्रम तक ना आए। अगर उस पर पड़ी तो याद रखना कि मैं इसको दोबारा आपको श्राप दे दूंगा या मैं इसको ख़त्म करा दूंगा। तो वो उसकी परछाई उस पर पड़ी, मतलब अलग अलग जो कहानियाँ इंटरनेट पे आर्टिकल्स पे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है मैम कि अगर वहाँ पे कुछ है तो हम जैसे लोगों को जाने दो,
और अगर वहाँ पे कुछ होगा तो ऑब्वियसली वो तो आज भी चल रहा है जैसे का तैसा, लेकिन अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं है तो उसको एक अच्छे होटल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, रिजॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, या लोगों को अलाउ कर दो रात को जाने के लिए, उसमें गवर्नमेंट और पैसा कमाएगी। नहीं, रात को लोगों को जाने दे तो कुछ लोग ऊपर चढ़ के सुसाइड कर ले तो और भी मुसीबत है। नहीं, बट वो प्रोटेक्शन देंगे ना, मतलब जब वो पैसा कमाएंगे तो लोगों को वो मौका देंगे कि हाँ वहाँ पे वो गार्ड्स रखेंगे, गार्ड हैं एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारे दूर दूर से अलग अलग। कभी कुछ नहीं देखा। गार्ड कहते हैं कि वहाँ पे कुछ है और गार्ड की भी रोजी रोटी वो रोटी रोजी है, लेकिन मेरे साथ वहाँ पे हुआ है, मैं उसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। जब मैं 10 साल पहले उस भानगढ़ के किले में गया था, तो वहाँ जाने के बाद क्या हुआ कि मैं 2 बजे तक उस फोर्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और बहुत दूर, मतलब दूर से देखो तो बहुत एक छोटी सी लाइट दिख रही होगी उन गांव के लोगों को। तो जैसे ही मैं उस भानगढ़ किले के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, मेरे ऊपर बहुत दूर दूर से लोग टॉर्च मार रहे होते हैं, लाइट मार रहे होते हैं। मैं देखता हूँ, मैंने कहा आज गांव वाले इकट्ठे हो गए हैं, अब क्या किया जाए। तो वहाँ से वो सारे मिलके इतनी तेज़ वहाँ पे वो चीखते हैं, और हमें लगता है कि यार पूरा गांव आने वाला है, वापस चलते हैं। जैसे ही हम डोर के पास आते हैं, ऑलमोस्ट 50 से 60 लोग वहाँ पे डंडे और मशाले लेके खड़े होते हैं, मतलब लाइट्स, डंडे मारने के लिए। अब मैं ये सोचता हूँ कि मैं बचूँ कैसे, और मेरा ये काम था कि भाई यहाँ पे पता करना है ये हॉन्टेड है या नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया कि उन लोगों को बोला कोई हाथ नहीं लगाएगा, अगर जो भी करना है पुलिस को बुला लो। तो उन्होंने मेरे को छूटते ही ये बोला कि आपने हमारी रत्नावती रानी के साथ छेड़खानी कैसे करी। मैंने कहा मैं कौन होता हूँ, या मेरी क्या वो है कि मैं किसी के साथ छेड़छाड़ करूँगा जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और उसके स्टार्टिंग में हनुमान मंदिर है, मैंने कहा मैं दर्शन करने आया था। तो कह रहे रात को अंदर क्या कर रहे थे, कैमरे क्या कर रहे हैं। तो मैंने उनको ये बात बोली कि मैं यहाँ पे ये देखने आया था, अब आपको रियलिटी बताता हूँ कि यहाँ पे कुछ है या नहीं। लेकिन उन्होंने उस बात को सुना नहीं, और उन्होंने बोला कि आपने हमारी रानी के साथ खिलवाड़ करी है। मुझे लगा आज सागर तिवारी एक केस में फंसने वाला है और जाने वाला है कहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं उस वॉल के पीछे जाता हूँ फोर्ट की, मैं पुलिस वालों को फ़ोन करता हूँ और मैं उनको बोलता हूँ कि सर यहाँ पे एक लड़की को आग लगाकर जला रहे हैं कुछ गांव के लोग, आप फटाफट पुलिस भेजिए। तो जब वहाँ पे दो बड़ी बड़ी कार आती हैं पुलिस की, और वो एकदम आती कहती कौन किसको जला रहा है। तो मैं उसके पास जाता हूँ और मैं बहुत धीरे से बोलता हूँ, मैंने कहा जो भी बात करनी है पुलिस स्टेशन में कर लेंगे, अगर यहाँ मेरे हाथ लग गया ना सर तो परेशानी आपको भी होगी और यहाँ पे होगी परेशानी। तो वो पुलिस वाला मेरे को देख के कहता है कि क्यों, आप क्या हो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं हूँ, बस आपको थाने में पता चलेगा। तो मतलब मैंने ऐसे ही बोला, ऑल्दो चलो कॉन्टैक्ट भी हैं क्योंकि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, तो टचवुड वो कनेक्शंस भी हैं। तो जैसे ही मैं वो लॉक वॉक खोलते हैं, चेन वेन खोलते हैं और मेरे को पकड़ के कार में बिठाते हैं, और गांव के लोग पीछे पीछे डंडे मारने के लिए शुरू हो जाते हैं, कार पे डंडे मार रहे होते हैं। जैसे ही मैं स्टेशन में जाता हूँ, वो मेरे को ये बोलता है कि भाई मैं नहीं मानता यहाँ पे कुछ है, लेकिन ये गांव वाले बोल रहे हैं यहाँ पे वो रानी की स्पिरिट है, तो भाई हमें हाँ बोलना पड़ेगा क्योंकि हमें अपनी नौकरी देखनी है। उसके बाद मैं उनको बोलता हूँ कि आपको जो भी करना है आप कर लो। फिर मैं अपने मेरे एक ब्रदर हैं ACP हैं, तो मैं उनको फ़ोन करता हूँ और उनसे फ़ोन पे बात कराता हूँ, तो फिर वो छुड़वा के मुझे वहाँ से निकाल देते हैं। और वो कहते हैं कि 3 घंटे थाने में ही रुकना पड़ेगा, और ताकि गांव वाले ना देख लें। तो जैसे ही हम वहाँ से निकलते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली में कहानी ये है कि लोग चाहते ही नहीं है कि वो मिथ खत्म हो। उस भानगढ़ रोजी रोटी वहाँ चलती है, दुकानें चलती हैं, टूरिस्ट आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुलधारा के बारे में बताइए। कुलधारा एक इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड विलेज है मैम। कहाँ है ये जैसलमेर से 15 से 17 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसकी कहानी है कि 13th सेंचुरी में कुलधारा गांव में एक कम्युनिटी पालीवाल ब्राह्मण्स की कम्युनिटी 13th सेंचुरी में माइग्रेट होकर कुलधारा में जाती है। 13 से लेकर 18th सेंचुरी तक वहाँ पे वो नॉर्मली अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। हाँ 500 साल, हाँ वो जी रहे होते हैं। उसी टाइम पे क्या होता है, एक नया रूलर आता है सलीम सिंह नाम का, जो वहाँ पे आके उनके ऊपर लगान ज़्यादा लगा देता है और उनको परेशान करता है। कभी किसी लड़की को उठा लेता है, जो कहानियाँ बताते हैं लोग। तो कभी किसी को इंसान को बुला के अपने घर में बुला लिया, उससे काम करवाना, ये जो भी रूलर एक करता है। तो बताते हैं कि वो अच्छा रूलर नहीं था वहाँ पे।
तो उसने ये सब किया, तो उसकी नज़र वहाँ के एक जो मेन जो वहाँ का हेड हम कह सकते हैं, जो उस पूरी कम्युनिटी का हेड है, उसकी बेटी पे पड़ती है। तो वो क्या करता है कि उसकी बेटी के लिए बोलता है कि मुझे तेरी लड़की से शादी करनी है और मुझे तेरी लड़की चाहिए, क्योंकि उसकी लड़की वाकई में बहुत खूबसूरत होती है। और ये पूरे गांव वाले भी क्लेम करते हैं कि भाई हमारे गांव की एक खूबसूरत लड़की है और उस पर नज़र पड़ी हुई है सलीम सिंह की, तो हमें क्या करना चाहिए। तो सलीम सिंह थोड़े दिन तक उनको बोलता रहता है, उन पे लगान और लगा देता है उनको परेशान करने के लिए। तो जैसे ही ये सब हो रहा होता है, उसी बीच में कोई गांव का ही इंसान होता है, वो सलीम सिंह के यहाँ से आके गांव वालों को बताता है कि कल सलीम सिंह यहाँ पे आक्रमण करने वाला है और इस लड़की को उठा के ले जाएगा और इससे शादी करेगा। अब क्या है कि एक कास्टिज़म के वो राजपूत थे, वो ब्राह्मण थे, एक ये भी चीज़ें हैं। और पहले के टाइम पे कास्टिज़म बहुत ज़्यादा माना जाता था, अभी भी है वैसे, अभी भी है, लेकिन उस टाइम पे तो बहुत होता था। तो वो क्या करते हैं कि हम तो अपनी बेटी नहीं देंगे। उस टाइम पे क्या होता है कि ये लोग उस सलीम सिंह से डर के, ऐसा स्टोरी में बताते हैं कि डर के उस जगह को खाली करके चले जाते हैं, एक ये स्टोरी है। और वो श्राप दे देते हैं कि इस गांव में अब कोई नहीं बस पाएगा और ये गांव में कोई भी बचेगा नहीं। तो कोई आत्मा नहीं है वहाँ पे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो एक ये स्टोरी है। दूसरी स्टोरी ये है कि जब सलीम सिंह ने वहाँ पे उस लड़की को उठाने के लिए अपनी फोर्स भेजी होती है, तो वो रात को ही आक्रमण कर देता है। उसको पता चल जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन गांव वालों तक पहुंच गई है, वहाँ पे हज़ारों में गांव हैं, तो लोग उस गांव को खाली कर रहे होते हैं। तो सलीम सिंह उस टाइम पे आक्रमण कर देता है और वहाँ के सभी लोगों को जला देता है। तो कहते हैं कि उन सारे लोगों की आत्माएं वहाँ पे भटक रही हैं। एक रूमर ये मौत है, भी ऐसे हाँ, दर्दनाक थी। दूसरा ये है कि जो आत्माएं वहाँ पे थी वो परेशान है क्योंकि उनको मौत ऐसी मिली, तो वो भटकेंगी। कई लोग ये भी क्लेम करते हैं कि वो रात ही रात गांव गायब हो गया था, मतलब वहाँ के लोग गायब हो गए थे और उनका अता पता नहीं था। तब से वो जगह हॉन्टेड हो गई। तो ये तो एक बेसिक सी स्टोरी जो मैंने आपको बहुत छोटे में बताई है। आप गए हैं वहाँ? हाँ जी, मैं अभी थोड़े टाइम पहले ही गया था। तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च करी कि एक्चुअली कुलधारा में है क्या। मैं इससे पहले भी कई बार जा चुका हूँ, तो वो भी ASI के अंडर कंट्रोल में है। तो वहाँ पे भी शाम को 5-6 बजे के बाद आप नहीं जा सकते। तो कई इंडिया के पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, एक गौरव तिवारी सर हैं जो अब नहीं रहे, वो भी वहाँ पे गए हैं। उनको मार डाला गया है? हाँ, वो उनको क्या कहते हैं, अटैक किया है किसी एंटिटी ने, ऐसा लोग क्लेम करते हैं। और उनकी डेथ हो गई थी द्वारका में, मेरे नियर बाय रहते थे वो। तो उनकी टीम के लोगों ने मेरे साथ काम भी किया हुआ है अभी मैंने मेरे सुना साथ था कि इनको पैरानॉर्मल एनर्जीज ने से तो उनको अटैक हुआ था। यही रीज़न था मेरा कि मैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट तो हूँ, लेकिन मैं स्पिरिचुअली भी हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को एक तरफ स्ट्रॉन्ग रखना है जब मैं ऐसी लोकेशन पे जाता हूँ। तो जैसे ही पता चला कि कुलधारा इतना हॉन्टेड है और यहाँ पे वाकई में ये सब है या नहीं है, तो मैंने कई लोगों की वीडियोस देखी, गौरव तिवारी सर की देखी। वो क्लेम करते हैं कि वहाँ पे कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल था, ऐसी चीज़ें थी। अब क्या होता है, हर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का अपना अपना काम है कि उनको फील हुआ हो, शायद मुझे ना हुआ हो, या मुझे भी हुआ हो, किसी और को ना हुआ हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एनर्जी हर एक इंसान को अटैक करे और फील भी कराए। तो मैं अभी रिसेंटली कुलधारा गया था। कुलधारा में रात को 9:30-10 बज रहे थे। तो मैंने वहाँ के कुछ लोकल लोगों से पहले ही मुझे कम्युनिकेट करके रखना पड़ता है कि आप मुझे एंटर करा देना और मैं अंदर पूरी रात वहाँ पे रहूँगा। तो मैं और मेरा कैमरामैन और एक मेरा लाइटमैन, हम 3 लोग वहाँ पे 3 लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ है। अब वो कैसे पता चलता है कि वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल चेंज हो जाता है। मतलब एक तरफ मुझे यहाँ पे गर्मी लग रही है और पीछे से ऐसा लग रहा है कोई एक ठंडी सी हवा चल रही है। उसके बाद सेकंड क्या होता है कि मेरा कैमरामैन कहता है भैया मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि थोड़ी देर बैठ जाते हैं, उसके बाद शूट कर लेंगे, इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम दोबारा आगे की तरफ जैसे ही जाते हैं और हम कम्युनिकेट करते हैं, तो हमें वहाँ पे साइन मिलते हैं। जैसे कि क्या यहाँ पे कोई आत्मा है, तो साइन मिलते हैं। यस, K2 मीटर स्पाइक करता है, मोशन सेंसर पे आता है, और जो मेरे अनदर डिवाइसेस हैं उस पे भी आता है। और फिर मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे आत्माएं
10 साल से ज़्यादा टाइम से रह रही हैं या 100 साल से ज़्यादा, तो उस पर ये भी साइन आता है कि 100 साल से ज़्यादा हो गया है हमें यहाँ पे रहते हुए। फिर मैं कुछ सवाल ऐसे करता हूँ, क्या जो कहानी बताते हैं लोग, जो यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ था, क्या ये सच है? तो एक्चुअली में मुझे वहाँ पे वो साइन मिलता है कि कुलधारा में जो हुआ है वो मिलता जुलता था, बट एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, ना ही वो बता सकते हैं और कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे। उसके बाद जब हमें ये सारे साइन मिलते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, पीछे से फोर्सेस आ जाती है, पता चल जाता है पुलिस वालों को, क्योंकि लाइट्स चलेंगी तो ऑटोमेटिकली वो पूरा एरिया चमकेगा। उसके बाद मैं अपने कैमरामैन को बोलता हूँ कि लाइट बंद कर दे, और कोई बोलेगा नहीं। हम क्योंकि बहुत बड़े विलेजेस हैं, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, छोटे छोटे आगे लोगों ने अपना रहने का मतलब बना रखा है, रूम्स जैसे आंगन वांगन। तो जैसे ही मैं वहाँ पे ये सब देखता हूँ, 100 साल पुराना अभी वैसे भी वैसे ही है। सेम एज इट इज़ है वो। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब कई लोगों ने ऐसा भी क्लेम किया है कि मंदिर के साथ में वहाँ पे एक टेम्पल है, उसके साथ में एक रूम है, वहाँ पे लोगों को ये भी हुआ है कि K2 मीटर यहाँ पे रखा है जो डिवाइस है, वो डिवाइस यहाँ से जाके वहाँ सीधा चला गया, मतलब 4 फुट आगे खुद कोई खींच के ले गया हो। तो लोगों ने ये भी क्लेम किया हुआ है। जितने भी यूथ है, कई बार जब कॉलेज के स्टूडेंट्स प्लान करते हैं तो वहाँ पे जाते हैं, वो भी क्लेम करते हैं कुलधारा में कुछ है। कई लोग बिलीव करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब पुलिस वहाँ से होती है, फोर्स होती है, तो मेरे पीछे जो कैमरामैन होता है वो सर ऐसे पकड़ के और बैठ जाता है। मैं कहता हूँ क्या हुआ? वो कहता भैया मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैंने कहा हुआ क्या? मैं जैसे उसकी बॉडी को टच करता हूँ, उसका टेम्परेचर इतना गर्म होता है, मैं कहता हूँ तेरे को तो बुखार है। और उससे आधे घंटे पहले वो सबसे ज़्यादा एक्टिव बंदा था जो हमारी टीम में था, क्योंकि वो कैमरामैन ही ऐसा है कि वो कहीं भी चले जाता है। तो मैंने उसको देखा, जैसे फीवर आ गया। अब जैसे ही फीवर आता है तो मैं उसका हाथ पकड़ के कुछ मंत्रों का उच्चारण करता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ कि तू वहाँ बैठ जा। तो जो भी मेरे गुरुजी ने मेरे को मंत्र दिए हुए हैं, तो मैं उच्चारण करता हूँ और मैं उसको हाथ पकड़ के बैठता हूँ कि तू इधर बैठ जा, कुछ नहीं होगा। वो थोड़ी देर बाद नॉर्मल होता है। नॉर्मल होने के बाद कहता है कि शूट करते हैं, अभी पुलिस वाले घूम रहे हैं। मैंने कहा आप शूट कैसे करें? कह रहा आप करते रहो, लाइट बंद करके हम शूट करते हैं। मैंने कहा आवाज़ चली गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि केसेस लगेंगे। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे, कई लोगों ने मेरे पे केस भी कर रखे हैं, कभी कोई नोएडा से, कभी कोई जयपुर में एक मैंने प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेट करी थी, तो केसेस लगाते हैं। अभी एक बहुत बड़ा इंडिया का टॉप लेवल पे आप कह सकते हैं एक फोर्ट है, बहुत बड़ा एक होटल चेन है, उन्होंने मेरे ऊपर केस लगा दिया अभी रिसेंटली 4 दिन पहले ही। तो मैं उसको बोलता हूँ शूट रोक देते हैं, बाहर चलते हैं। तो जैसे ही वो कम्युनिकेट करना हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से, वो कहता है नहीं शूट कर लो, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है मैम एक लोकेशन पे जाना और वहाँ पे चुपचाप घुसना, क्योंकि कई बार इन चीज़ों की कोई परमिशन नहीं है। किससे परमिशन मांगेंगे? गवर्नमेंट बिलीव नहीं करती है। तो उसके बाद जैसे ही हम वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, हमें पुलिस वाले पकड़ लेते हैं आके। अब वो पकड़ते हैं, वो पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो? हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो उनका एक ही सवाल होता है कि भैया यहाँ पे कुछ है, हम मानते हैं, लेकिन हम आपको वीडियो नहीं बनाने देंगे क्योंकि हमारी नौकरी चली जाएगी। हमारी जो ड्यूटी है वो यही है कि इस जगह को आपको सिक्योर रखना है। और वो पुलिस वाला मेरी वीडियोस देखता था, तो मेरे से कह रहा भैया आप यहाँ पे हो लेकिन आप इसको डिलीट कर दो। मैंने उसको कहा कि मैं इसको डिलीट कैसे कर दूँ, मैं इतनी दूर आया हूँ और मैंने मेहनत करी है। कह रहा भैया मेरी नौकरी चली जाएगी। दूसरी बात यह है कि भैया फिर वो ASI वाले लोग केसेस लगा देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं उस वीडियो को जैसे ही डिलीट करता हूँ, अब वो जो कैमरा मैन है उसको फीवर चढ़ जाता है दोबारा से, जब वो हमारे साथ होटल में जाता है। अब उसको जैसे ही फीवर चलता है और चढ़ जाता है, और उसके बाद वो बात ही नहीं करता हमसे, चुप हो जाता है। मैं उसको बोलता हूँ हुआ क्या, हुआ क्या? फिर मैं अपने किसी पंडित जी को फ़ोन करता हूँ, कान पे फ़ोन लगवा के उसको झाड़ा लगवाता हूँ। वो नॉर्मल होता है, थोड़ा सा नॉर्मल होता है। लेकिन उसके बाद वो जो कैमरा मैन है वो मेरे साथ जब दिल्ली जाता है, तो उस रास्ते में आप बिलीव नहीं करेंगे, वो चिल्लाने लगता है जैसे पोजेस्ड हो गया हो, कोई स्पिरिट उसके अंदर आ गई हो। अब मुझे लगता है कि ये अब कुछ ऐसा केस है जो इतनी जल्दी ईजिली ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमने झाड़ा भी लगवा लिया, हमने उसको क्या कहते हैं हनुमान चालीसा भी सुनवा दिया, बहुत सारी चीज़ें जो हमने करी।
उसके बाद मुझे एक ऑप्शन दिखता है कि अब मुझे गुरुजी के पास जाना है और उनके पास ले जाके इसको दिखाना है। तो जैसे ही मैं उसको गुरुजी के पास ले जाता हूँ तो गुरुजी मुझे बोलते हैं कि तुझे तो पता है क्या करना है। तो मैं कहता हूँ क्या करना है? कह रहे जो तू करता है तूने आज इसके साथ करवा दिया। तो मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे देखो इसके साथ कोई आत्मा लग गई है जिसकी वजह से इसके साथ ऐसा हुआ है। कह रहे अभी कोई एक बहुत ही बुज़ुर्ग है जिसकी आत्मा इसके पीछे लगी हुई है, इसके साथ में है। तो मैं कहता हूँ क्या करना है? तो कहते इसकी पूजा करा, जो मतलब मैं कराता हूँ। जो लोग पोजेस्ड होते हैं, मैं आपको आगे भी इसके बारे में बताऊँगा, तो मैं उनकी बातें सुनता हूँ और उनको बोलता हूँ गुरुजी अभी आप कुछ करिए। तो उसके बाद वो उसको आधे एक घंटे बिठा के रखते हैं और उसका कुछ उतारा करते हैं। उसके बाद वो नॉर्मल होता है। फिर मैं उसको पूजा कराने के लिए अपने दूसरी जगह पे जाता हूँ और उसकी पूजा कराता हूँ, फिर वो नॉर्मल होता है जाके। तो ये कुलधारा में मैं बिलीव करता हूँ कि एक्चुअली में कुछ है। मेरे डिवाइसेस पे साइन मिले, प्लस मेरे कैमरामैन के साथ ये चीज़ें हुई। तो मुझे लगता है कि कुलधारा तो वीडियो आप नहीं दिखा सकते, वीडियो में तो कुछ मिला भी नहीं होगा। हाँ, वीडियो में हम डाल भी नहीं सकते क्योंकि उन्होंने, पुलिस वालों ने मना कर दिया। लेकिन मोस्टली जगहों पे मैम ऐसा ही होता है कि हम लोकेशंस पे तो एक्सप्लोर कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता कि ये डालना सही है या नहीं है। तो ऑब्वियसली वो अगर हेरिटेज साइट है तो वहाँ का कुछ रेवेन्यू होगा गवर्नमेंट के लिए, वहाँ का कुछ हो। राइट। तो फिर आपका ये सारा काम तो फिर बेकार हो जाता है, फिर आप जाएं और फिर हाँ जी, वो पूरी मेहनत वेस्ट है। तो फिर लोगों को कैसे आप विश्वास दिलाएंगे? लोगों को विश्वास है मैम, क्योंकि कई लोग हैं जो क्लेम करते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि आपने भगवान देखा है? तो कहते नहीं। तो मैंने बोला फिर आपने आत्मा भी नहीं देखी है। एक एयर है जिसको हम फील करते हैं, उसे हम देख नहीं सकते। ऐसी तो एक आत्मा है जिसको हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। अब कई लोग क्लेम करते हैं कि हमने भगवान को देखा है, और दे आर वेरी रेयर पीपल जो यूनिवर्स में होंगे। तो कई लोग वो भी हैं कि जो क्लेम करते हैं कि हमने इन चीज़ों को देखा है। आत्मा है और यही सच है। भूत है, भगवान है, सब कुछ है, और ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आप हनुमान चालीसा देख लीजिए, पुराण में देख लीजिए, आप बाइबल में देख लीजिए, हर जगह भूत का जिक्र है, गोस्ट का जिक्र है। अगर ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती तो इनका नाम कहाँ से आया, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कोई नहीं जानता। Yes. मैं बचपन में ना, मैं करीब 12 साल या 13 साल की थी। हम लोग एक जगह पे, डैडी की पोस्टिंग, डैडी एयरफोर्स में थे, तो बागडोगरा में थे। डैडी वहाँ के एक स्क्वाड्रन कमांडर थे। तो एक रूम था जिसमें मैं और मेरी बहन उसमें रहते थे, और एक छोटी मतलब 2 भाई, हम लोग। इट वाज अ बिग बेडरूम और 4 बेड थे, और एक मेरी छोटी बहन जो पैदा हुई थी 12 साल की जब मैं थी, तब एक बेबी पैदा हुई थी मम्मी पापा को। तो वो मम्मी पापा के रूम में उसका कॉट था। तो अब दोपहर को मैं स्कूल से वापस आके सो गई, और मेरे भाई वगैरह सब खेलने निकल गए जो भी। मैं करीब 5-6 बजे तक सोती रही, और मम्मी मुझे कह रही कि मैंने तुमको बहुत बार बुलाया। मुझे मम्मी की आवाज़ नहीं सुनाई दी, लेकिन मुझे इतना याद है कि वो पूरा रूम मुझे गौशाला दिख रहा था, और वहाँ कृष्ण जी बैठे। और मैं कृष्ण जी में नहीं, मतलब ऐसा कोई नहीं कि मैं उनके उपासक हूँ। कृष्ण जी बैठे हुए गाय के ऊपर बांसुरी बजा रहे हैं, और मैं उनसे बात कर रही हूँ, और मैं जगी हूँ, लेकिन मुझे मम्मी की आवाज़ नहीं आई। मुझे पता है कि मैं जगी हूँ जी। सो दिस काइंड ऑफ थिंग आई हैव एक्सपीरियंस। सो लोग कहते हैं ना भगवान को हमने नहीं देखा, लेकिन मैं आज तक को जब मैं सोचती हूँ तो मुझे एकदम रियल फील होता है कि मैं अभी भी वहीं वापस आई कैन फील दैट व्हाट आई वाज फीलिंग। आई डिडंट सी माई मदर, आई डिडंट हियर हर, बट आई न्यू दैट आई वाज इन दिस प्लेस विच वाज लाइक अ गौशाला। पूरा रूम एकदम गौशाला ही बन गया था वो। अब वो मेरा हेलुसिनेशन था या क्या था पता नहीं। बिकॉज अच्छा, अगर समझो हम लोग घर में शिव जी को मानते थे, दुर्गा जी को, अगर मैं उनको भी देख सकती थी, लेकिन कहाँ से शिव जी मतलब कृष्ण जी आ गए पता नहीं। बट या ये तो होता है, लेकिन समटाइम्स यू फील ये मेरा इमेजिनेशन था, यू नो, ऐसा भी होता है। अच्छा, लोग बोलते हैं कि गोस्ट, स्पिरिट, सोल सब एक ही होता है। क्या सच में इनमें कोई फर्क होता है? कोई ऐसे अलग अलग टाइप्स की एंटिटीज हो, जैसे अपने यक्षिनी कहा था, पिशाचनी। सो चुड़ैल एंड पिशाचनी डायरेक्शन सेम? देखिए मतलब डिफरेंसेस हैं। एक होता है भूत, प्रेत, पिशाच। अच्छा, भूत प्रेत अलग है? हाँ, मतलब फ़र्क है थोड़ा सा। मैं आपको फ़र्क भी बताता हूँ। भूत, प्रेत, पिशाच,
चुड़ैल, जिन, जिन्नात इस्लामिक मिथोलॉजी में कहते हैं। भूत क्या होता है कि जिसकी सडन डेथ हो गई है और जिसकी डेथ होने के बाद वो उसको शांति नहीं मिल रही है, अतृप्त हो जो। हाँ, तो भूत क्या होता है कि या कई बार सडन डेथ ऐसे होती है कर्म के हिसाब से। जैसे किसी कर्म में लिखा था कि उसको 50 साल जीना है, तो 35 साल उसने अपने पिछले जन्म में पूरे कर लिए, 15 साल उसको इस जन्म में पूरे करने हैं, तो वो उसकी स्पिरिट हम भूत में काउंट करते हैं। प्रेत क्या होते हैं? जिनका अंतिम संस्कार सही से नहीं होता, या किसी की कुछ इच्छाएं रह जाती हैं, किसी ने कुछ लाइफ में किसी के गोल्स होते हैं, अचीव करना होता है, तो वो प्रेत योनि में होते हैं। पिशाच क्या होते हैं? जो बुरे कर्म करने वाले लोग, लोगों को तंग करने वाले लोग, किसी को मारना, पीटना, रेपिस्ट, मर्डरर, मतलब मर्डरर नहीं कह सकते, लेकिन जो भी गलत काम करते हैं, तो वो प्रेत पिशाच। किसी आदमी के पीछे ऐसा लग जाए कि वो खुदकुशी कर ले, हाँ, इस तरह से, तो वो पिशाच योनि में आ जाते हैं, वो पिशाच होते हैं। फिर होती है चुड़ैल। चुड़ैल कैसे बनते हैं? देखो भूत तो एक लेडी भी हो सकती है, लेकिन चुड़ैल का रीज़न ये होता है कि जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पे डेथ हो गई, तो वो चुड़ैल बनेगी, वो उस योनि में जाएगी। या आप कह सकते हैं कि एक लड़की शादी करके अपने घर गई, तो उसके ससुराल वालों ने उसके साथ डाउरी डेथ हो गया, हाँ, डाउरी केस हो गया, या अच्छा बिहेव नहीं किया, या उसको मारा, पीटा, तो जब उसकी डेथ होगी तो वो चुड़ैल बन जाएगी। ऐसा होता है। और उनके पाँव सचमुच उल्टे होते हैं? देखिए, पाँव ज़्यादातर छलावा के कहते हैं उल्टे होते हैं, और चुड़ैल के मैंने सुने हैं। छलावा क्या होता है? छलावा मैम आप कह सकते हैं, छलावा किसी का भी रूप ले लेता है। जैसे कि आप हैं, हाँ, आप अपने आप को ही सामने देख रहे हो, हाँ, तो वो छलावा हो सकता है। कई बार मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है, मेरी मदर ने बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है छलावा में, जब वो बचपन में वो अपने विलेज में रहा करती थी। तो छलावा क्या होता है कि छलावा किसी की भी कॉपी कर सकता है, मतलब क्लोन है वो डॉग भी बन सकता है। वो आपको लगेगा कि आपका कोई नोन मेंबर है, जैसे आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और छलावा वहाँ पे है, तो वो आपको ऐसे बोलेगा, आपको लगेगा मेरी फ्रेंड मेरे को बुला रही है। ये अपने इंग्लिश मूवीज में भी कई बार दिखाया कि वो दूसरा किसी का रूप ले लेता है, वो छलावा होता है। तो ये नुकसान पहुंचाते हैं, ये भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये आपको कहीं ना कहीं ले जाके या नदी के पास ले जाएंगे, वहाँ आपको मरवा देंगे, या आपको ये पुश कर देंगे, तो ये छलावा में काउंट होता है। जिन होते हैं जिन्नात, इस्लामिक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये एक स्मोकलेस फायर से बनते हैं, और ईश्वर ही इनको बनाते हैं उनके अकॉर्डिंग। ये अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं, लेकिन इनकी भी कंडीशंस होती है। अगर जो अच्छे होंगे वो आपको हर तरीके से बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। जिनके अंदर भी इतनी पावर होती है कि अगर उसको किसी को प्रोटेक्ट करना है, तो शायद एक इंसान अमेरिका में बैठा हो, वो जिन वहाँ तक भी जाके उसको प्रोटेक्ट करेगा। और किसी के साथ गलत करना है तो जिन वहाँ पहुँच के भी गलत कर सकता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो क्लेम करते हैं कि हमारे साथ कोई जिन है, तो मैं फाइंड आउट करता हूँ, मैं अपने पंडितों से और गुरुजी से, क्योंकि मेरे को उन क्लाइंटों को अमेरिका से डायरेक्ट तो नहीं बुला सकते। तो कई बार क्या होता है कि गुरुजी के पास जाके मैं वीडियो कॉल कराता हूँ लोगों की, तो गुरुजी उसके बारे में सब बताते हैं कि इसके साथ ये हो रखा है, इसके साथ ये है, इसको ये करना है। कई बार एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से भी बताते हैं कि इसकी ग्रह दशा खराब है। कई लोग होते हैं ना, जैसे कि बोल देते हैं कि ये हमारे ऊपर कुछ कोई भूत लग गया है, तो गुरुजी बोलते हैं ये ग्रह दशा की वजह से भी हो रहा है। ग्रह दशा की वजह से आपका ऑरा भी कमजोर होता है। तो लोगों को लगता है कि हमारे साथ कुछ हो रखा है, या कोई ना कोई एंटिटी हमारे साथ में। तो ये ऐसे टाइप्स हैं इनके। बाकी कई ऐसे टाइप्स हैं जो हमें पता ही नहीं है इस यूनिवर्स में। तो इनके भी कैटेगरीज हैं, बहुत कैटेगरीज हैं इनके भी। जैसे शैडो पीपल वो अटैचमेंट्स जो मतलब अटैच हो जाते हैं आपके साथ। हाँ जी। तो जैसे आपने कहा पोल्टरगाइस्ट क्या है? जर्मनी में मतलब जर्मन लैंग्वेज में पोल्टरगाइस्ट बोलते हैं उसको। इज द सेम थिंग? हाँ, देखिए नाम अलग है, सबके काम अलग है। बस बाहर की एंटिटी में मैंने जो डिफरेंस देखा है, मैं रशिया में था, मैं रशिया में कुछ हॉन्टेड लोकेशन कवर कर रहा था, और वॉर चल रहा था रशिया का। तो उस टाइम पे जब मैं रशिया में हॉन्टेड प्लेसेस कवर कर रहा था, तो मैंने एंटिटी से जब कनेक्ट करने की कोशिश करी, तो मुझे उनके रिस्पॉन्स बड़े स्ट्रॉन्ग मिले। और वहाँ पे एक ऐसी लोकेशन थी कि रशिया के अंदर एक तुएर पड़ती है जगह, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच में। वहाँ पे 5 लाख ग्रेवयार्ड है,
और उस रोड पे कोई भी नहीं जाता शाम के 5 बजे के बाद। तो रात को मैं और मेरा एक फ्रेंड हम कार लेके वहाँ से निकलते हैं रशिया में, और वहाँ का एक लोकल बंदा मुझे बोलता है कि भैया यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ भूत है। अब मैं एकदम डर जाता हूँ, मैंने पहले ही डरा दिया, क्योंकि हमें आदत है ना, हम इंडिया के अकॉर्डिंग तो डील कर सकते हैं। अब वहाँ की एंटिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है वो हमें नहीं पता। लेकिन मेरे माइंड में एक रहता है, बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होता है कि गुरुजी का रक्षा कवच मैंने पहना हुआ है, कुछ नहीं होगा। आप बिलीव नहीं करेंगे मैम कि मैं उनको बोलता हूँ तुम कार यहाँ से ले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। मैं वो डिवाइसेस उठा के वहाँ पे सारी ग्रेवयार्ड्स के ऊपर जाके रखता हूँ और मैं कम्युनिकेट करता हूँ और मुझे आंसर्स मिलते हैं कि यहाँ पे है। साइड में वहाँ पे क्या हो रहा होता है, मुझे बहुत दूर से एक रोशनी दिखाई देती है, मैं एकदम ऐसे रिएक्ट करता हूँ कि ये रोशनी कैसे आ गई। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ पे एक कपल, एक ओल्ड कपल, ऑलमोस्ट एक उस लेडी की एज होगी 60 और उस मेन की होगी 65-66, वो वहाँ पे एक गोट को लेके जाके वहाँ पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उसकी बलि देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। और उसने अपने जो हस्बैंड के क्या कहते हैं जितने हेयर्स थे उसको रिमूव कर रही थी वो उस टाइम पे। और मैं उसको देखता हूँ और देखने के बाद मैं अपने फ्रेंड को फ़ोन करता हूँ कि यहाँ पे कुछ अनयूजुअल हो रहा है और यहाँ पे ये लोग तो कुछ मैजिक कर रहे हैं। तो पता चलता है जब वो फिर रशियन वो पुलिस आती है और वो उनसे पूछती है कि ये कर क्या रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने हस्बैंड को मारने वाली थी क्योंकि मुझे पावर्स चाहिए थी। तो मेरा हस्बैंड इस चीज़ में एग्री था कि तुम मेरी बलि ले ले और क्या कहते हैं अपनी पावर्स को और स्ट्रॉन्ग कर ले, या पावर्स जो तुझे चाहिए। She was a witch. हाँ। और उसके बाद मैंने देखा वहाँ पे उनके पास एक बहुत बड़ी डॉल थी, एक बहुत बड़ा नाइफ था, ऐसा लग रहा था जैसे 19th सेंचुरी का नाइफ वो कहीं से लेके, वो 18th सेंचुरी का नाइफ लेके आई हो। फिर वो जो पुलिस होती है वो मेरे से पूछती है चलो ये तो ठीक है, ये यहाँ पे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि सर हम ऐसे जा रहे थे, हमने लाइट देखी और हम ऐसे ऐसे आ गए। तो उस ग्रेवयार्ड पे हमने देखा कि बहुत वो जगह हॉन्टेड है। तो एंटिटी का मतलब कहें तो एक ही चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ पे अलग है, नाम अलग अलग है। सो एंटिटी के बारे में बात कर रहे थे, जैसे आपने कहा सबके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे वेस्टर्न कल्चर में अलग है। और भी कोई एंटिटी है जो आपको लगता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है? या ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस? हाँ जी। वो क्या है? ब्रह्म राक्षस बेसिकली एक ब्राह्मण का भूत होता है, जो ब्राह्मण होता है। जैसे कि एक टेम्पल में एक पुजारी है और वो शुरू से आस्था रखता हुआ आया और उसने भगवान की सेवा करी और उनके जितने भी दर्शन करने वाले लोगों की सेवा करी। तो वो क्या करता है कि अगर कोई पुजारी या कोई भी ब्राह्मण कह सकते हैं हम कि वो मंदिर में आए हुए दान का यूज़ करे पर्सनल चीज़ों के लिए, और या उस मतलब आप आए मंदिर में, मैंने आपसे ज़्यादा पैसे ले लिए या आपने दान पत्र में पैसा डाला और वो मैं उठा के अपनी पॉकेट में रख लूँ। तो ब्राह्मण क्या होता है, ब्राह्मण ज्ञानी होता है, उसको ज्ञान है हर चीज़ों का। ब्राह्मण का काम ये होता है कि मार्गदर्शन देना, और ब्राह्मण को सारे विधि विधान पता होते हैं और लोग फॉलो करते हैं। अगर एक ब्राह्मण ने बोल दिया कि आपको ये पूजा करानी चाहिए तो लोग उस चीज़ को फॉलो करेंगे, विश्वास है एक। तो वो विश्वास रखते हैं एक ब्राह्मण पे। लेकिन अगर एक वो ब्राह्मण ये सब चीज़ें करे, विश्वासघात करे, तो उसकी डेथ होती है। तो ऐसे केसेस में वो ब्रह्म राक्षस बनता है। और ब्रह्म राक्षस सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, वो किसी पे भी अटैक कर सकता है। आप ये भी कह सकते हैं अगर आप मंदिर में खड़े हुए हैं तो वहाँ पे कोई इंसान खड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर कोई ना कोई अटैक कर रहा है, तो वो ब्रह्म राक्षस हो सकता है। वहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगर गॉड की पावर है तो उस टाइम पे वो तब भी प्रोटेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि ब्रह्म राक्षस के पास इतनी पावर होती है कि वो मंदिर पे भी जाके अटैक कर सकता है। और मैंने ये देखा हुआ है, मतलब जेन्युइनली मैंने देखा हुआ है। ये एक हमारे यहाँ पे एक लोकेशन पड़ती है उत्तर प्रदेश के अंदर। वहाँ पे क्या किया था, एक जगह का नाम हम कह सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है एटा। एटा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उस तरफ। वहाँ पे एक मारवाड़ियों ने एक टेम्पल बनवाया था। तो उनके घर में एक संतान पैदा हुई थी। उन्होंने वो जब टेम्पल बनवाया तो उन्होंने उस पुजारी को कहा कि हम यहाँ पे ये सोने का ये दे रहे हैं और हम ऐसे ऐसे चीज़ें दे रहे हैं, काफ़ी सालों की बात है। तो उस पुजारी ने क्या किया, जो उन्होंने छोटा छोटा आप कह सकते हैं कि वहाँ पे कह सकते हैं कुछ भी डेकोरेशन के लिए दिया उस टेम्पल के अंदर,
तो उस पुजारी ने क्या किया, उसको हटा के वहाँ पे वो दूसरा सोना लगा दिया, मतलब वो नकली सोना लगा दिया। तो जब उसने वो सब प्लेस कर दिया तो उन मारवाड़ियों ने क्लेम किया कि ये तो नकली है यहाँ पे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उस ब्राह्मण की डेथ हो गई, उसके 3 से 4 दिन के बाद उसको आ गया अटैक और उसकी डेथ हो गई। उसी टाइम पे क्या होता है, जो साथ वाला पुजारी होता है जो उसके साथ में वहाँ पे काम किया करता है, उस पुजारी के ऊपर कोई ना कोई उसी टेम्पल में अटैक करता है और वो बैठे बैठे पोजेस्ड हो जाता है। तो मतलब ये जो मर गए थे इसने वहाँ पे अटैक किया। हाँ। उसके बाद यहाँ पे ऐसा किया गया है, अभी जो उस जगह पे स्टार्ट किया कि वहाँ पे उस इंसान ने जिसके ऊपर अटैक हुआ था, उस इंसान ने उसी अपने साथ वाले पुजारी की फ़ोटो लगा दी स्पेशली कि आप यहाँ पे अटैक मत करना और ये मत करना। तो लोग और गांव वाले ये कहते हैं कि उसने इतना गलत किया, क्योंकि एक मंदिर में से चोरी करना एक बहुत बड़ा अपराध तो है। लेकिन उसने गलत किया तो दूसरों को परेशान क्यों कर रहा है? तो ब्रह्म राक्षस है ना, उसको अब ये लग रहा है कि साथ वाला सुकून में कैसे रह सकता है। तो वो जेलेसी फैक्टर भी होता है। ऐसा नहीं कि एंटिटीज़ में जेलेसी फैक्टर नहीं होता। कई बार 2 एंटिटी अगर साथ में, कोई स्पिरिट साथ में, तो हो सकता है कि वहाँ पे एक स्पिरिट ही आप पे अटैक कर रही है और एक नॉर्मल है, क्योंकि कई स्पिरिट नॉर्मल रहती है, वो कभी भी आप पे अटैक नहीं करेंगी, हमेशा साइलेंट रहेंगी और आपको हेल्प भी करती हैं, क्योंकि उन्होंने वो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है कि हमारे साथ गलत हुआ है तो हम किसी और के साथ गलत क्यों होने दें। लेकिन ये हमारे सब मतलब दुनिया से परे की बातें हैं, क्योंकि साइंस इसको मानती नहीं है और ये साइंस और लॉजिक से बिल्कुल अलग है। जैसे कि एक रूम में तेज़ हवा चलना, अचानक एक चेयर का खिसकना और कुछ रखे रखे गिर जाना, तो यही वो पैरानॉर्मल है। वही वो कौन कर रहा है, वो सुपर नेचुरल एनर्जीज, पावर्स वही हैं जो इन चीज़ों को कर रही हैं। कई भूतिया पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि बहुत हवा तेज चल रही है, खिड़कियां फटाक फटाक जी, चल होता रहे है हैं, मैम। पर्दा ऐसे, लड़की ने खिड़की बंद कर दी, फिर सडनली खिड़की से क्रैक हो गया पूरा। बिल्कुल होता है। और कोई हॉन्टेड जगह के बारे में बताना चाहेंगे आप? जैसे ये एक डूमास बीच करके है। अच्छा, ड्यूमस बीच मैंने खुद इन्वेस्टिगेट किया हुआ है, आज से 4-5 साल पहले की बात है। ये सूरत में पड़ता है। वहाँ पे एक बीच है, वहाँ पे बताते हैं कि ये बीच अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और वहाँ पे लोगों की डेथ हो जाती है, जो यहाँ की कहानी है। कई सारी जगहों पे ऐसे केसेस हुए भी हैं कि लोगों की वहाँ पे डेड बॉडी मिली है। तो उनके जो नोन्स हैं या जो रिलेटिव हैं वो क्लेम करते हैं कि ड्यूमस बीच हॉन्टेड है और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। वहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है इस समंदर के अंदर जो इंसान को अपनी ओर खींच लेती है। हाँ, मैग्नेटिक साइंटिफिकली उसको चेक भी किया जा सकता है। हाँ, यही मैं अभी बोलने वाला था कि मैं उनको बोलता हूँ कि साइंटिफिकली भी इसको चेक किया जा सकता है। कई बार केसेस में क्या होता है कि लोग वहाँ पे सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, तो वो क्लेम करते हैं कि यहाँ पे कुछ बीच ने उसको खींच लिया। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि बीच आपको खींच लेगा। अगर हो सकता है तो वो शायद एक रेयर केस हो कि एक इंसान के साथ ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है कि वो बीच अपनी तरफ खींच लेता है। दूसरा लॉजिक ये भी है कि वो जगह काफ़ी डार्क में है और वो जो शमशान है, वो जो ड्यूमस बीच है, सॉरी, वो शमशान के साथ में बना हुआ है। मतलब एक तरफ वहाँ पे शमशान है, तो बहुत सारी आत्माएं भटकने का रीज़न हो सकता है। अब हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कहते हैं, मतलब जो मैं मानता हूँ या मैंने देखा है आज तक, कि हिंदू कल्चर में लोग डेड बॉडीज़ को जला देते हैं, लेकिन वहाँ पे मैंने अलग चीज़ देखी कि वहाँ पे डेड बॉडीज़ को दफना देते हैं शमशान में, जो क्रिश्चियन शमशान हो। हाँ, या मुस्लिम कब्रिस्तान में। तो वहाँ पे ये बोलते हैं कि जिनकी डेड बॉडीज़ जलाई नहीं है उनकी आत्मा यहाँ पे घूमती है। तो कई बार डुमस बीच को लोग इस तरीके से बता देते हैं कि यहाँ पे ये आत्माएं भटक रही है। आप जो कह रहे हैं कि जलाई नहीं जाती, आत्मा तो वैसे भी नश्वर नहीं है। हाँ जी। तो आप बॉडी को जलाओ या ना जलाओ, आत्मा तो, सोल तो, राइट, वो तो चली गई शरीर को छोड़ के, चली गई और उसको कोई नाश कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता। इट डजंट मैटर कि राइट यू बेरिड इट और यू बर्नड इट। लेकिन वहाँ के लोकल लोग क्लेम करते हैं कि मतलब एक्चुअली क्या होता है, आपने कुछ एक्सपीरियंस किया? मैंने ये एक्सपीरियंस किया था कि वहाँ पे मुझे साइन मिले थे किसी के होने के, लेकिन मुझे ये साइन नहीं मिला था कि यहाँ पे ये ड्यूमस बीच की वजह से हुआ है। मतलब वहाँ पे कोई एंटिटी थी, वो हमसे कम्युनिकेट कर रही थी। एंटिटी नहीं थी। हाँ, कि वहाँ से नहीं आई थी वो, लेकिन वो कोई और एंटिटी थी जो उसके बीच के आसपास घूम रही थी। जहाँ पे डार्क प्लेसेस होंगे वहाँ पे एंटिटी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि वो शोर शराबा, नॉइज़ पोल्यूशन, इन सब से बच के अबेंडेंट प्लेसेस में तभी एग्जिस्ट करती हैं और वो वहाँ पे ज़्यादा पावरफुल रहती है।
तो उसने हमें साइंस दिए हमारे डिवाइसेस पे और मैंने देखा भी। लेकिन मेरा मानना अभी भी यही है ड्यूमस बीच को लेके कि वो ड्यूमस बीच हॉन्टेड नहीं है, वहाँ पे जिन लोगों ने अपने आप को मार लिया है, या बगल में जो शमशान है, कब्रिस्तान हाँ, है, तो उस वजह से हो सकता है कि वहाँ पे लोगों ने उनकी एक्टिविटी को फील किया होगा। तो ये डुमस लेकिन बीच की सागर कहानी मेरे को ये पूछना था, देखिए आत्माएं तो भटकती रहती हैं। है। राइट, एक कमरे में जैसे हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे भी कोई एनर्जी होगी, बिल्कुल हाँ, 100%। तो यहाँ पे भी कोई एनर्जी होगी, वो सिर्फ शांति से हमको देख रही है, कुछ भी नहीं कर रही। तो क्योंकि पूरे जगह में आज अगर हम आज जिंदा हैं, यहाँ पे हम बैठे हैं, 100 साल बाद इसी धरती पे, यहीं पे, इसी एरिया में कोई ना कोई मरेगा। बिल्कुल, हो सकता है वो अचानक अकस्मात उसकी मौत हो जाए, और हो सकता है गलत तरीके से हो, तो वो भटकेगा, वो शायद परेशान करेगा। लेकिन अगर वो नहीं भी भटका, समझो एक वॉचमैन है, उसको यहाँ वॉचमैन का काम करते करते सडनली हार्ट अटैक आ गया, हाँ? तो उसकी आत्मा यही रहेगी अगर उसको ठीक तरह से दाह संस्कार नहीं किया। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, कोई परेशान करने वाली और कोई जो नहीं परेशान करती हैं, वो संतुष्ट आत्मा है, वो संतुष्ट हैं। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि एक भगवान ने हमारी नज़रों के आगे एक ऐसा, आप कह सकते हैं, एक फ़िल्टर लगा रखा है जिस वजह से हम ये चीज़ें नहीं देख पाते। जैसे एक कछुआ जो नीचे रहता है ज़मीन के, जो पानी में रहता है या ज़मीन पे रहता है, वो एक हनी बी को उड़ते हुए नहीं देख सकता, उसके लिए हनी बी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को देखें, हमारा पेरिफेरल विजन जो है, विजन वो लिमिटेड है। एक लिमिटेड फ्रिक्वेंसी तक हम देख सकते हैं, हर चीज़ हम नहीं देख सकते। एक मेरे गुरुजी का एग्जांपल हम ले लेते हैं कि वो एक इंसान को देख के बता देते हैं कि इस इंसान के साथ कोई आत्मा लगी है, इसके साथ ये है, इसके साथ ये परेशानी है, तो वो उनके पास वो शक्ति है देखने की। अब हम जैसे नॉर्मल इंसानों के पास वो शक्ति नहीं है, क्योंकि हम ना ही 8 घंटे 16 घंटे पूजा पाठ करते हैं, और ऐसा भी नहीं कि हर कोई पूजा पाठ करने वाले के पास ये पावर होती है। ये सिद्धियाँ होती हैं, उस सिद्धियों की प्राप्ति करने के लिए बहुत सारा आप कह सकते हैं कि बहुत सारे नियम्स को, रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, अपनाना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, तो लोग बता देते हैं। तो ऐसे ही होता है कि एंटिटी अच्छी भी होती है, वो आपको हार्म नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन कई एंटिटी ऐसी हैं जो हार्म पहुंचाती हैं। अब जैसे आपने कहा कि एंटिटी हर जगह है, अब इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, वॉर हुए, तो वहाँ पे एंटिटी तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन हमारे पास एक लिमिटेड फ्रिक्वेंसी है देखने के आगे। हमारी फ्रीक्वेंसी को अगर हम ऊंचा करें, जैसे सिद्ध पुरुष करते हैं, सिद्ध पुरुष, तो वी कैन फील दैट, हाँ, हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कोई है, यहाँ पे सामने कोई बैठा हुआ है। तो ऐसे हम इस चीज़ को तो मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कहानी। मेरे साथ, अब पता नहीं वो भी मेरे दिमाग का फितूर था या क्या था, लेकिन हम एक जगह है मुकेश मिल, आपने सुना होगा? हाँ जी, बॉम्बे में, कोलाबा की तरफ शूटिंग होती है वहाँ पे। तो वहाँ शूटिंग होती थी, और अभी पता नहीं है कि उसको रीडेवलप कर दिया गया, लेकिन वो सबको पता था हॉन्टेड है, क्योंकि कहते हैं कि अब कहानी है, ये सच है पता नहीं, कि जो मालिक था, दो भाई थे, उनके दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था, और एक भाई ने बोला मुकेश मिल के ऊपर कब्जा कर लिया। तो उन्होंने क्या किया, दूसरे वाले ने रातों रात उस पूरे मिल को जला दिया, और मिल में वर्कर्स थे जो मर गए, तो उनकी आत्मा भटकती है। तो हम लोग जब भी वहाँ शूटिंग करने जाते थे, हम रात को खास करके हमको बोला जाता था कि ज़्यादा इधर उधर घूमो नहीं, शॉट जहाँ पे सब लोग हैं, लाइट वाइट लगे, वहाँ बैठो, और अगर आपको अपना मेकअप रूम वगैरह में जाना है तो वहीं अंदर ही बैठे रहना, बाहर मत आना। मैं एक दिन शूटिंग कर रही थी वहाँ पे, काफ़ी साल हो गए, और हम लोग शूटिंग के बीच में मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैं अपने हेयर ड्रेसर के साथ और मेकअप मैन के साथ हम लोग वॉशरूम गए, और मेरा मेकअप रूम काफ़ी दूर था शूटिंग की लोकेशन से, और अंधेरा। उस टाइम पता नहीं मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, मतलब उस टाइम की बात करूँ, 1987-88 की बात कर रही हूँ। और हम निकले वॉशरूम से, हम लोग जब निकले और वापस सेट की तरफ जा रहे हैं, कोई नहीं था, मतलब अंधेरा, कुछ नहीं, और एक छोटा सा लाइट हमको वहाँ सेट का दिख रहा था, उसके हिसाब से हम लोग चल के जा रहे थे, और सडनली पीछे से एक आवाज़ आती है, सिगरेट है क्या? तो मैंने दोनों का हाथ पकड़ा, मैंने कहा पीछे नहीं देखना, क्योंकि हमने सुना है कि पीछे नहीं देखना तो पकड़ ले। लेकिन आप मानेंगे नहीं, आप जैसे ठंडी और गर्मी की बात करें ना, हमको इतनी ठंड लगी उस टाइम, और उससे पहले हम चल के आए, वो कुछ नहीं, तो समर का सीज़न था। वी फेल्ट सो कोल्ड, एंड हम लोग तीनों जन अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ के सीधा सीधा चलते रहे, लेकिन
ऐसा लग रहा कि कुछ ठंड हमको फॉलो करे, जैसे हम पास आए लाइट के पास, वैनिश, मगर यू कुड फील कि कोई भारी चीज़ हमको हमारे पीछे पीछे चल रही है। अब ये भी हो सकता है क्योंकि हमने कहानियाँ सुनी कि ये हॉन्टेड है, लोगों ने कहा अकेले मत जाना, ज़्यादा इधर उधर घूमना नहीं, सेट पे रहना या फिर अपने मेकअप रूम के अंदर रहना, तो ये भी हो सकता है। मैम मुकेश बील के बारे में अब तक मैंने जितना भी सुना है, लोगों ने क्लेम किया वहाँ पे कुछ है, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी क्लेम किया है, आपने खुद एक्सपीरियंस किया है जैसे कि, और कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने भी वहाँ पे एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ है। और ये कई बार मैं ट्राई कर चुका हूँ कि मेरे को मुकेश मील में कैसे भी एंट्री मिल जाए, लेकिन अभी मैं ऑलमोस्ट 10 बार मुकेश मील के लिए आ चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे जाने की परमिशन हमें मिल ही नहीं रही है। अच्छा, हाँ, यू कांट इनटू दैट। नहीं, लोग तो घूमते हैं जाके, दिन में घूम सकते हैं, रात को नहीं घूम सकते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि एंटिटी दिन में नहीं होती है, दिन में भी होती है, लेकिन हमारा कम्युनिकेट करने का प्रोसीजर ये है कि हम रात को करते हैं और लाइट के हिसाब से करते हैं, फ्रीक्वेंसी के, और दिन में बहुत सारे लोग होंगे तो वो फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, तो हम रात को करते हैं क्योंकि रात में ये एक्टिव भी बहुत होती हैं क्योंकि शांत है। तो कई बार ये चीज़ मैंने भी सुनी है और मेरे खुद नोन्स लोगों ने बताया। एक्चुअली जो गौरव तिवारी सर के साथ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते थे, उन्होंने भी मुझे बोला कि मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया हुआ है क्योंकि वो गए हुए हैं वहाँ पे। तो मुझे लगा कि अगर ये कह रहे हैं, काफ़ी लोग क्लेम कर रहे हैं, तो देयर मस्ट बी समथिंग। आई हैव एक्सपीरियंस इट, बट आई केप्ट सेइंग टेलिंग माय सेल्फ कि दिमाग का फतूर है, बट आई हर्ड एंड सी मैंने आपको बताया था ना कि कोल्ड टेम्परेचर, ठंडी हवा लगना, और ये होता है। तब मैंने नहीं कहा क्योंकि मैंने कहा, मैं अब भी मुझे याद आया कि हाँ ये बात वहाँ पे भी हुई थी। लेकिन फ्रीक्वेंसी की जब बात करते हैं तो आपने कहा ना जो सिद्ध पुरुष है उनकी फ्रीक्वेंसी एलिवेटेड होती है तो वो उनको देख सकते हैं, विच इज़ वॉट योर गैजेट्स डू। आपके गैजेट से वो पता चलता है। गौरव तिवारी जी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? कैसे हुआ या क्या हुआ? गौरव तिवारी सर के ऊपर अभी एक सीरीज़ भी आई है, बहुत फेमस चल रही है, भय नाम से, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने वो सीरीज़ अभी तक नहीं देखी। गौरव तिवारी सर एक बहुत बेस्ट पैरानॉर्मल एक्सपर्ट रहे, यूएसए में गए पायलट बनने, वहाँ पे जाके उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का कोर्स कर लिया और यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। लेकिन गौरव तिवारी सर ने प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करी हैं, जैसे कि घोस्ट है, एंटिटी को उन्होंने इनवाइट किया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन मुझे जो लगता है शायद गौरव तिवारी सर ने कभी भी स्पिरिचुअल वे से नहीं देखा। आपको भगवान का आशीर्वाद चाहिए, या उनके पास गुरु नहीं थे शायद करने के लिए, तो शायद वो जिंदा भी रहते। कई लोगों ने बताया मुझे, उनके नोन लोगों ने बताया कि गौरव यार सागर एंटिटी को बुला लेता था, सब कुछ करता था, और उसके बाद गौरव ने कभी भी उनको दूर करने के लिए कुछ किया नहीं, मतलब अपनी प्रोटेक्शन के लिए नहीं किया। तो मैंने कहा गौरव सर इतने मतलब एक्सपीरियंस थे, तो उनको ये एक वे देखना चाहिए था, फाइंड आउट करके रखना चाहिए था कि मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ तो मेरे पास ये भी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको गॉड का ब्लेसिंग्स मिलता है, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर वो स्पिरिचुअली थोड़ा सा उस वे पे रहते तो शायद ये सब चीज़ें। आपने कभी नहीं कहा उनसे? मेरी कभी उनसे कम्युनिकेशन नहीं हुआ, मतलब उनकी टीम के लोगों से हुआ। तब मैं नॉन बिलीवर था एक्चुअली, जब वो बिलीव करते थे तो मैं बिलीव नहीं करता था, तो इसलिए हमारा कभी हुआ नहीं, वरना हम साथ में ही एक दिन शूट कर रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई तो बहुत सारे बाहर से भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स बहुत सारे वीडियो यूट्यूब वगैरह की वीडियोस डालते थे। हाँ जी। तो क्या ये उन पे बिलीव किया जा सकता है? देखिए मैम, मेरा मानना जो है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कई लोग जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर दूर से बैठ के ये बता रहे हैं कि मैं स्पिरिट से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको उनके फील्ड में रहना जरूरी है कि जिस फील्ड उस फील्ड में आपको रहना चाहिए। अब एक अमेरिका से इन्वेस्टिगेटर सात समुंदर पार बोल रहा है कि मैं यहाँ से इस एनर्जी से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, कैसे? हाउ? इट कैन नॉट बी पॉसिबल। अब अगर मुझे कुछ अपना खाने के लिए चाहिए, जैसे कि एक पुराने टाइम की हम बात कर लेते हैं, तो जब तक मैं किसी स्टोर पे नहीं जाऊँगा या किसी रेस्टोरेंट में नहीं जाऊँगा तो मुझे थाली में नहीं मिलेगा। बिफोर ब्लिंकिट एंड ज़ोमैटो वाज देयर, स्विगी। जब ये नहीं था, तो अनटिल जब तक आप वहाँ पे नहीं जाओगे तो आप उनसे कम्युनिकेट कैसे करोगे? कई लोगों ने एक्चुअली, सुशांत सिंह राजपूत जो एक्टर हैं, ये एक हॉट टॉपिक था, एक्टर थे, हाँ थे। तो जब ये एग्जिस्ट कर रहे थे तब तक इनके बारे में लोग इतना नहीं कर रहे थे डिस्कशन। जैसे ही इनकी डेथ हुई तो लोगों ने उसको एक हॉट टॉपिक बना लिया। अब क्या है, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन
एक ये जर्मन से स्टार्ट हुई, यूएसए के टीवी शोज़ में इसका आना शुरू हुआ, फिर हम इंडिया वाले लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों को लगा कि यार इस इन्वेस्टिगेशन फील्ड में चले जाओ और यहाँ पे बहुत नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर सकते ये सब चीज़ें, और दूसरी चीज़ आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है। आज के टाइम पे कई लोग ऐसे हैं, मुझे बोलते हैं कि सर मैं इन्वेस्टिगेटर बनना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने लाइफ में ये चूज़ क्यों किया है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं लाइफ में किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि तू इन्वेस्टिगेटर बनियो, क्योंकि यहाँ पे अलाउड ही नहीं है कहीं जाना। आपके पास क्या प्रूफ है? अगर आप किसी एक लोकेशन पे जाएं और वहाँ पे हम ये बोल दें कि आज हम यहाँ पे देखने आए हैं भूत है कि नहीं है, कौन बिलीव करेगा? लोग बोलेंगे पागल है, इसे भगा दो यहाँ से। लेकिन आपके कुछ पॉडकास्ट मैंने देखे जो आप दूसरों के साथ किसी में वीडियो में किसी ने एक शैडो देखा है, आपने कोई वीडियो शेयर किया था उनके साथ? हाँ, मैंने वो हॉन्टेड स्कूल के में देखा है। हॉन्टेड स्कूल में, और एक भोपाल गैस लीक, हाँ गैस भोपाल लीक गैस जो लीक उसमें शायद था ना। हाँ जी, मैंने वहाँ पे तो फील किया, मतलब वहाँ पे वो मेरे को स्मेल आ रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, मेरे कैमरामैन की तबीयत ख़राब हो रही है, और मैंने देखा कि जैसे मैं नीचे वॉक करके जा रहा हूँ तो वो ऊपर ऐसे ऐसे फ्लोर्स बने हुए हैं, उसमें सारा स्टील वर्क हो रखा है, और वहाँ ऐसा लग रहा है कोई वॉक करके जा रहा है। तो मैंने एकदम देखा कि कुछ वहाँ से ऐसे वॉक करके एकदम फास्ट निकला, जैसे कोई भाग रहा हो वहाँ से। तो मुझे लगा ये शायद हमें डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे कैमरामैन और मुझे पर्सनली ये फील हो रहा था कि वहाँ पे हमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे लगा कि आज की डेथ हुई थी तो आपको वही फीलिंग? मुझे वही फीलिंग आ रही थी कि यहाँ पे ये सब कुछ सेम हो रहा है जो उनके साथ हुआ था। अब हम ब्लैक मैजिक के बारे में बात करेंगे। ये वर्ड लोगों को डरा देता है, ब्लैक मैजिक। असल में ब्लैक मैजिक होता क्या है? ब्लैक मैजिक एक तरीके का प्रोसीजर कह सकते हैं, एक अनसीन फोर्सेस भेज के अपने काम कराना, मतलब वो अच्छे के लिए भूत को वश में कर लेते हैं। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव शक्तियों को पूजा करके या तंत्र करके भूत को वश में कर, हाँ, वश में कर लेते हैं, और उनसे वो सब चीज़ें कमांड करके वो करवाते हैं, कमांड करके। लेकिन ये वशीकरण में नहीं है। वशीकरण एक सात्विक प्रोसेस भी है। सात्विक प्रोसेस? हाँ, कि आप उसमें कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करिए और उसको ऐसे करिए। लेकिन आज के टाइम पे पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ वशीकरण है। मतलब मेरे पास पर्सनली केसेस आते हैं, कई बार मैं लोगों के रिलेशनशिप के केसेस सॉल्व करवाता हूँ। ब्लैक मैजिक गलत तब है जब वो किसी को हार्म कर रहा है। अब ब्लैक मैजिक का पार्ट एक तरीके से वशीकरण है। तो वशीकरण अगर किसी एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को ठीक कर रहा है, जैसे एक हस्बैंड वाइफ 10 साल से साथ रहे और 11th ईयर में जाके उनके बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लग गई और उनका साथ में बच्चा भी है, तो उसकी वाइफ मेरे पास आएगी कि सागर सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे हस्बैंड को मेरे वशीकरण से। हाँ, मैं उसको बोलता हूँ कि मैं वशीकरण नहीं कराऊंगा, लेकिन काइंड ऑफ वशीकरण कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपका हस्बैंड भूल जाए, या हस्बैंड बोलते हैं मुझे कि सर मेरी वाइफ ऐसे कर रही है, आप इस पे ये कर दो। मैं कहता हूँ मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। ब्लैक मैजिक तब गलत है जब उससे किसी को हार्म पहुँच रहा है, और वो तब ठीक है मेरे मानने में कि अगर वो किसी को हेल्प कर रहा है। कई बार लोग वशीकरण कराते हैं, मेरे पास दुबई से कई लोग ऐसे मैसेज करते हैं, सागर सर मेरी रियल सिस्टर की डेथ करवा दो, उसको वेंटिलेटर पे पहुंचवा दो और मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगी, और आप क्या कहते हैं वो जी ना पाए और 10 दिन में उसकी डेथ हो जाए प्रॉपर्टी मुझे, उसकी प्रॉपर्टी के लिए। तो मैं उसको पहले ही बोल देता हूँ कि मैडम मैं ये काम नहीं करता। आपकी अगर सिस्टर परेशान है या वो बेड रिडन है तो मैं चैलेंज करके कहता हूँ आप मेरे पास आओ, मैं आपको ठीक करके दूंगा, मेरे पास वो इलाज है। अब क्या है, वशीकरण हो गया, एक उच्चाटन क्रिया हो गई, मारण क्रिया हो गई, तो मारने के लिए हो गई उच्चाटन। ये जैसे कि किसी की ग्रोथ को रोक देना या किसी के फीलिंग्स को बदल देना, वशीकरण भी एक तरीके से वही है, किसी की फीलिंग्स को चेंज करना। मुझे बताया था कि एक्ट्रेस का नाम, खैर नाम नहीं लूँगी, हाँ जी, कि उसके ऊपर किसी ने उसके कोई रिलेटिव ने आपको बताया कि उसके ऊपर कुछ वशीकरण हुआ है, तो आपने उस, हाँ जी, ये क्या कहते हैं, मैंने बिग बॉस की एक एक्ट्रेस, मतलब उस टाइम की बात है ये, तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया कि मेरा हस्बैंड है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है, तो आई वांट यू टू हेल्प मी। और मैंने कहा कि क्या प्रॉब्लम है, तो हमारा रिलेशन ऐसे था और मैं नहीं चाहती कि मेरा वो रिलेशन ख़राब हो। तो मैंने उनको बोला कि मैम मुझे पहले पूरी डिटेल्स चाहिए होगी, और मेरा एक हमेशा रहा है कि मैंने लाइफ में हर एक सबकी जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनकी कॉन्फिडेंशियल रखी चीज़ें। तो
मैंने उनको बोला कि आप अपना नाम बताओ। उन्होंने पहले मुझे बताया नहीं, फिर उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी और ये बोला कि सागर सी, आई एम अ सेलिब्रिटी और मुझे कल को ऐसा नहीं चाहिए, कल को कोई प्रॉब्लम हो इन फ्यूचर। मैंने कहा मैम आप इस चीज़ की टेंशन मत लो, आप मुझे प्रॉब्लम बताओ। तो उनका रिलेशन ख़राब चल रहा था और ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें चल रही थी। इन बिटवीन एक कोई और एक्ट्रेस होगी जो उनके रिलेशन के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही थी। तो शी वांट कि भाई वो लेडी साइड हो जाए और हमारा रिलेशन सही चले, मूव ऑन करे। तो मैंने उनसे डिटेल मांगी, सारी चीज़ें मांगी और फिर उन्होंने जब मुझे, हाँ मैंने जो भी चीज़ कराई अपने गुरुजी से पूछता हूँ मैं। अब क्या है, गुरुजी रहते 500-700 किलोमीटर दूर हैं। लोग फ़ोन मिला के बोल देते हैं भाई गुरुजी से बात करा दो, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है कि गुरुजी से मिलवा दो। अब गुरुजी से मिलने के लिए 700 किलोमीटर दूर जाना है मुझे, तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैं वहाँ जाके वीडियो कॉल करा दूंगा या मेरे लोग चले जाएंगे, जो भी उसका एक्सपेंस हो वो आपको देना पड़ेगा। तो गुरुजी ने बताया कि इसके साथ ये चीज़ें हो रखी हैं तो तू इसको हेल्प कर दे। ऑल्दो गुरुजी वशीकरण वाली चीज़ों में हेल्प नहीं करते। गुरुजी सिर्फ कोई पॉजेस्ड है या किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो उसको एक वे बता देंगे कि आप ये कर सकते हो या ये करा सकते हो। उसके बाद मैंने उसको बोला कि मैडम मैं ये ठीक करा दूँगा, करना क्या है। फिर मेरे से कहती कि सागर एक चीज़ पहले बता रही हूँ, जो ये प्रॉपर्टीज़ है ना ये कहीं और नहीं जानी चाहिए। तो मैंने उनको बोला मैम वो तो आप इसके हकदार हो। तो पता चलता है कि वो जो थर्ड पर्सन है वो उसकी प्रॉपर्टी के लिए सब कुछ कर रही होती है, उनके बीच में ये सब चीज़ें कर रही होती है। फिर मैं उसको रिलीफ दिला देता हूँ। वो एक्चुअली वो वशीकरण करवा के रखती है उस इंसान के ऊपर, उस थर्ड बंदी हाँ। ने। तो वशीकरण का एक आप अपोजिट कह लो, विद्वेषण कह लो, विद्वेषण बोलते हैं, कोई विद्यूषण बोलता है, हाँ कट द वशीकरण। एक वो भी आपको पता चल जाता है कि आपके ऊपर किसी ने वशीकरण किया है, किसी इंसान के ऊपर जब किया होता है पता चल जाता है। मैम उसके बिहेवियर को देख के पता चल जाता है। जैसे एक हस्बैंड वाइफ है, स्टार्टिंग में उन्होंने लव मैरिज करी और जो हस्बैंड का बिहेवियर टुवर्ड्स उसकी वाइफ के बिल्कुल ठीक था, और घर में आने के बाद वो देख रहा है कि मैं ये अपनी सास की सुन रहा है या उसकी मदर बोलती है कि ये कर। पहले वो हस्बैंड वाइफ बहुत ट्रैवल करते थे या घूमते थे। नहीं तो ग्रहों नक्षत्रों का भी तो चेंज हो सकता है। मैं उसी पे आता हूँ। तो कई बार क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज दिखते हैं, हाँ कि नहीं यार ये इंसान वो नहीं है, ये वो सेम नहीं है जो ये पहले था। देखिए लाइफ में चेंजेस आते हैं ग्रहों की वजह से, ग्रह दशा, गोचर दशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा, ये सब कुछ ना कुछ चेंजेस लाते हैं। लेकिन वशीकरण जब इतना ज़्यादा हावी हो जाए किसी पे तो पता चल जाता है कि हाँ इस पे वशीकरण हो रखा है। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं वशीकरण के, लेकिन इंडिया में 100% में से आप कह लीजिए 95% फेक हैं जो बोलते हैं कि हम वशीकरण करते हैं, क्योंकि वशीकरण का कोई आपके पास प्रूफ ही नहीं है। कोई मेरे पास आया, लाखों रुपए मांग लो और बोले मैं आपका पूजा करे, और आप बिलीव करने लगे मेरे वशीकरण हो गया, मैंने जिसके लिए करवाना था। राइट। अमेरिका में कई लोग हैं, इंडिया में कई लोग हैं जो मेरे को बोलते हैं कि हमने 50 लाख रुपए सागर वहाँ पे दिए और मैं अपने हस्बैंड का रिलेशन ठीक करना चाहती थी, मेरे से किसी एस्ट्रोलॉजर ने इतना पैसा ले लिया, किसी न्यूमरोलॉजर ने ले लिया, टैरो वाले ने ले लिया। तो मैं उनको कहता हूँ कि वो उनकी फील्ड है ही नहीं। एक्चुअली क्या होता है ना, एस्ट्रोलॉजर ये उनको बिलीव दिला देते हैं, कई सारे नहीं, कुछ एस्ट्रोलॉजर, कि मैं आपका रिलेशन ठीक कर दूंगा। ये रिलेशन ठीक करने की पावर सिर्फ उसके पास है, गॉड के पास है। लेकिन वशीकरण काटने की का पावर है इंसान के पास है, लेकिन इंडियन प्रोसीजर तो वही है। और लेकिन 5% ही लोग हैं आप कह रहे हैं, 5% लोग हैं, क्योंकि लोग देखते रहते हैं इंस्टाग्राम पे या आप कह लीजिए यूट्यूब पे देख लीजिए, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की कंप्लेंट्स आती हैं कि आज उन्होंने ये बोल दिया कि आपका रिलेशन ठीक हो जाएगा, 5 लाख रुपए लगेंगे। वो फ़ोन आके बोलते हैं कि सागर सर हमारा रिलेशन ठीक नहीं हुआ, हमारे साथ ऐसे किया। इवन बहुत बड़े ऐप्स जो इंडिया में फेमस हैं उनके अकाउंट डिटेल के स्क्रीनशॉट आते हैं मैम मेरे पास, कि ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए कि कितने लाख की ट्रांजैक्शन है और हमारे साथ ये किया गया। और मैं हमेशा प्रूफ पे बिलीव करता हूँ, मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ होता है। गाइस बी केयरफुल, सारे ऐप सही नहीं होते हैं और सारे एस्ट्रोलॉजर्स, सारे पंडित्स जो कहते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप उस पर विश्वास ना करें, लेकिन देख समझ के ज़रा देखभाल के करना। तो लेट मी स्टार्ट, आई मीन आप मुझे मेरे साथ कुछ ऐसे रियल केसेस शेयर कीजिए जो जिसकी लाइफ बदल गई हो,
या जिसने जब मिसिंग कोई केस था जो पैरानॉर्मल की वजह से, साइंस की वजह से हाँ जी। मतलब उसको सॉल्व किया हो? ओके। अभी एक रिसेंटली जो मैंने केस सॉल्व किया है, तो एक फैमिली है जो पहले यूएसए में रहती थी, और यूएसए में एक हस्बैंड वाइफ, उसकी सिस्टर और उसके पेरेंट्स, वो दोनों साथ में रहा करते थे। तो वो यूएसए में जाके अपना वेल सेटल्ड थे, उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसकी क्या कहते हैं, जो लड़का है उसकी वाइफ ज़्यादा उसकी तरफ टूवर्ड्स वो हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं रूल करने लग जाती है। और ये क्लेम करती है उसकी सिस्टर कि भाई तू तो वाइफ की सुनता है, हमारी नहीं सुनता, और हमारे साथ ये चीज़ें कर रहा क्योंकि है। अक्सर शादी के बाद होता है। हाँ, वो चेंज हो जाते हैं, वो नॉर्मल चेंजेस हैं, लेकिन वो लड़की को डाइजेस्ट नहीं होता, उसकी सिस्टर को डाइजेस्ट नहीं होता। देन शी सेड के नहीं यार, बेटर है कि हम सेपरेट हो जाते हैं। तो वो लड़की क्या करती है, उनको बोलती है कि बेटर है तुम अमेरिका में मत जाओ, इंडिया में चले जाओ, एंड यू हैव अ वेरी गुड जॉब एंड वेल सेटल्ड बिजनेस इन इंडिया, तो आप वहाँ जाके रहने लग जाओ। लड़की मतलब जो बीवी होती है उस लड़के की, वो Sister. कहती है अपनी सिस्टर को कि आप चले जाओ। सिस्टर कहती है जो लड़की अच्छा है। अच्छा, लड़की। हाँ, वो वाइफ जो है वो तो अनजान रहती है इस बातों से। तो एक दिन सडनली उस लड़की का जो भाई है वो डिसाइड करता है कि मुझे इंडिया चले जाना चाहिए। वो इंडिया आता है तो उसके पेरेंट्स भी उसके साथ में वापस आ जाते हैं, और ये स्टोरी अभी बेंगलोर की है। तो यहाँ पे क्या होता है मैम कि नॉर्मल लाइफ रूटीन सब कुछ उनका चल रहा होता है। उनको 3-4 महीने होते हैं। 3-4 महीने बाद क्या होता है कि जो मुझे स्टोरी बताई उसके हस्बैंड ने, उसका हस्बैंड मेरे से पर्सनली दिल्ली मिलने आया था, तो वो मेरे को कहता है कि भाई स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक दिन उसकी वाइफ अपने घर में अकेले रहती है, और उसके जो मदर और फादर हैं वो हरिद्वार दर्शन करने गए हुए होते हैं। तो उसके घर की बेल बजती है, तो उसकी वाइफ देखती है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तो उसको लगता है कि यहाँ पे कोई है नहीं, शायद किसी ने ऐसी बेल को रिंग किया होगा। दोबारा उसके घर की बेल बजती है, और जैसे ही वो बेल बजती है तो एकदम उस लड़की के साथ क्या होता है, उसको एकदम पीछे ऐसा लगता है कोई फोर्स ने उसको पुश कर दिया पीछे की तरफ। और जैसे ही वो ऐसे होती है तो उसके बाद वो लड़की घर में जो नॉर्मल रहा करती थी, अब वो लड़की कभी अपने ससुर पे, अपने फादर पे चिल्ला रही होती है, कभी अपनी मदर पे चिल्ला रही होती है। रात को उसी लड़की ने अपने हस्बैंड के पास जाके इलेक्ट्रिक वायर के तार निकाल के उसके पास करंट लगा दिया उसको। अब जैसे ही उसकी तरफ वो, उसको शॉक थोड़ा सा लगा, वो एकदम पीछे हुआ। उसने बोला कि भाई ये तो वो है ही नहीं, ये कर क्या रही है। और जैसे ही उसने उसको मारा, थप्पड़ मारा, और उसको बोला कि ये क्या कर रही है, वो कह रही मुझे नहीं पता क्या हुआ मुझे। फिर वो पूरी रात सोती नहीं थी, पूरी रात उसे नींद नहीं आती थी। उनको लगा कि शायद कुछ ना कुछ इसको प्रॉब्लम हो रही है, या इसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उसके सारे टेस्ट वेस्ट कराते हैं। टेस्ट कराने के बाद सारी नॉर्मल रिपोर्ट्स रहती हैं। एक दिन क्या होता है, वही लड़की जो उसकी वाइफ है, वो जो लेडी है, वो अपने फादर को थप्पड़ मार देती है। अब जैसे ही वो थप्पड़ मारती है तो उसका हस्बैंड उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसको दोबारा से उसको क्या कहते हैं, घर से बाहर निकालता है। तो जैसे ही वो घर से बाहर उसको निकालता है, उसके अंदर से एक ऐसी वॉइस आती है मेल की तरह कि तू मुझे बाहर निकाल रहा है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अब जब वो इतना बोलते तब उसको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ये किसी ने कुछ कर किया है रहा- उसके। हाँ, तो पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इसके साथ कर रखा है। वो वापस उसको पकड़ के लेके आता है। उसके बाद जब उसको पता चल जाता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ हो रखा है, वो चिल्लाती रहती है पूरे टाइम। इस बीच में उसके फादर मदर आ जाते हैं वापस उसमें रोल प्ले करने कि हम इसको किसी पंडित के पास ले जाते हैं, जो एक अच्छा पंडित होगा वो हमें बताएगा। तो वो किसी पंडित के पास ले जाते हैं, और उसके पास ले जाने के बाद वो पंडित बोलता है कि मेरे पास वो शक्ति नहीं है कि मैं इसको ठीक कर सकूं, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको जानना है कि एक्चुअल में क्या है, तो वो कुछ उनको प्रोसेस बताता है। और वो उनको बोलता है एक नारियल लेके जाना, एक बरगद के पेड़ के पास रख देना, और 12 बजे एक लोटे में आपने जल डालना है, एक काला धागा डालना है, उसमें बताशे डालने हैं, लौंग डालना है, फ्लावर्स डालने हैं, और इसके ऊपर से 7 बार घुमा के इस ट्री के नीचे डाल देना है पानी को, जो जल है उसमें।
जैसे वो ये सब कुछ क्रिया करके आते हैं, वो वापस घर में आते हैं, वो पूरा एकदम अपना रुद्र रूप ले लेती है और कभी वो अपने हस्बैंड का गला दबा रही है, कभी वो अपने फादर को बोल रही है, और उसमें उसकी पूरी मेल वॉइस है। वो नॉन स्टॉप परेशान रहती है और चीखती रहती है और एक तरफ देख रही है वो। फिर वो बीच में रोने लग गई। अब उनको लगता है कि शायद जिस पंडित से हमने बोला वो इसको ठीक नहीं कर पाया, लेकिन अब ये ज़्यादा ओवर हो गया। फिर उसके बाद वो किसी एक मोमडन के पास जाते हैं, क्योंकि कई बार बताते हैं कि कई मुस्लिमों के पास ऐसी पावर होती भी है, शिपली genuinely भी बोलते हैं होती उसको, हाँ। शिपली, जिस तरह से हमारे में तांत्रिक या इस तरह के पावर्स तो उनके पास वो पावर होती भी है, जेन्युइनली भी होती है। मतलब मैं ये कहूँगा कि जैसे हम कहते हैं कि पंडित अघोरी, तो ऐसा नहीं कि हर मुस्लिम भी ठीक करने वाला हो। तो वो किसी मुस्लिम के पास जाते हैं, उनसे वो 5 लाख रुपए ले लेता है और बोलता है कि मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो वो जैसे ही वो वापस आता है, उनको पैसे वैसे दे के और कहता है ठीक कर देना, वो लेडी और परेशान हो जाती है। वो क्या करती है, अपनी मदर को, जो उसकी सास है, उसको बोलती है कि आज तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं। तो जैसे वो ये बात बोलती है, तो वो किसी ऑटो में ट्रैवल कर रही होती है, उसके ऑटो का एक्सीडेंट हो जाता है, वो गिर जाती है। अब उसने वो चीज़ बोली उसके हस्बैंड के सामने और उसके साथ वो चीज़ हो गई। अब उसका हस्बैंड मेरे से कह रहा है कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं सोच रहा था कि मैं अपनी वाइफ को मार दूँ, मैं जेल चले जाऊँ, उससे बेटर परेशान हो गए कि उसने मेरी मदर को भी मार दिया और अपने आप को परेशान कर रही है। इन बिटवीन क्या होता है, उसके फादर को भी हार्ट अटैक आ जाता है। मतलब ये सारी तरफ से तहस-नहस हो जाता है सब कुछ। उसके बाद क्या होता है, जब वो मुस्लिम जो उसके साथ करता है, मुस्लिम ने उसको थोड़ा सा कंट्रोल करता है कि शुरू में उनको 3 दिन लगता है कि ये अब कंट्रोल में आ गई है, और तब तक ये सारी कहानी हो जाती है। फिर उसके बाद वो दोबारा जैसे उसके फादर हॉस्पिटल से आते हैं, वो अपने फादर का गला पकड़ के फिर से चीखती है कि मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। अब रीज़न क्या होता है, यहाँ तक ये स्टोरी मुझे पता चलती है। फिर मेरे पास केस आता है कि उसने मुझे, उसके हस्बैंड ने सारा केस बताया। जब मैं इस केस के ऊपर डिस्कस कर रहा होता हूँ, मैं उससे पूछ रहा हूँ कि आपकी सिस्टर का बिहेवियर कैसा था, उसने जब ये सब चीज़ें बोली, उसके बाद से ये सब चीज़ें हुई है। फिर मैंने उसको बोला कि देखो, आपका इतना पैसा लगेगा, एक अमाउंट लगेगा, जिससे मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि एक्चुअली में है क्या। तो वो मेरे को अमाउंट देता है, मैं फ़्लाइट करके वाराणसी जाता हूँ गुरुजी के पास। एक्चुअली क्या है कि गुरुजी हमेशा अवेलेबल नहीं रहते, तो अब मुझे अगर 5 दिन गुरुजी के वहीं रुकना है घर की तरफ, तो वो तो मेरे को एक्सपेंस लेना होगा। बिल्कुल। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ और वहाँ जाने के बाद मैं गुरुजी को बोलता हूँ। गुरुजी कहते तो ये तो इसकी बहन ने क्या कर रखा है। तो गुरुजी बताते हैं कि इस लड़के से फ़ोन पे अभी पूछ कि इसकी बहन इंडिया वापस कब आई थी। जब उनके बीच में लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, उनको पता ही नहीं कि बहन आ गई। बहन आई है, वो पता चलता है कि इसकी बहन इंडिया में आके किसी शमशान में जाके वो क्रिया कराती किसी तांत्रिक से, जिससे वो एक तरीके से मारण क्रिया है कि मैं इस घर को, मतलब इनको बर्बाद कर दूंगी। अब रीज़न क्या है, सिर्फ प्रॉपर्टी, कि मेरा ब्रदर मेरी भाभी को ये प्रॉपर्टी क्यों दे दे। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें होती है, गुरुजी मुझे ये सब कुछ बताते हैं। मैं उसको बोलता हूँ कि ठीक है, एक काम करो, मेरी बेंगलोर की आप अरेंजमेंट्स करा दो, मैं जाता हूँ। तो जैसे ही मैं उसके पास, लेडी के पास जाता हूँ, और वो मेरे को देख के एकदम ऐसे करती है कि तू मुझे लेने आया है। लिटरली वो मुझे ऐसे बोलती है, तू मुझे लेने आया है। अब कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे देख के लगता नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें करता होऊंगा, लेकिन एक ये है स्पिरिचुअल जर्नी में। जब मैं गया तो मैंने उसको बोला कि नहीं, लेने नहीं आया, बस मिलने आया था आपसे। तो मेरे से कहती, मैं नहीं जाऊंगी जहाँ तू मुझे लेके जाना चाहता है। गुरुजी के पास। हाँ, लिटरली उसने ये बात बोली। और उसके बाद ही वो लड़की क्या कर रही है, जो उसकी वाइफ थी, वो मेरे सामने अपने हस्बैंड को बोल रही है मेरे लिए मिठाई लेके आ। तो वो जाता है, उसके लिए कुछ स्वीट लेके आता है, और वो कुछ थोड़े से 3-4 ऐसे स्पंज रसगुल्ले होते हैं जो वो लेके आता है, और वो खा लेती है। वो कहती है और लेके आ। आप बिलीव नहीं करोगे मैम कि उस टाइम पे वो लेडी ने कम से कम 18 स्पंज रसगुल्ले खा लिए मेरे सामने। तो मैंने गुरुजी, मैं वहाँ से, मैं क्योंकि मेरे को गुरुजी ने बोला था कि इनके घर जाके इनके घर की मिट्टी लेके आई हो, मैं देखूंगा कि क्या कर सकते हैं हम। तो गुरुजी मेरे को बोलने लगे, क्या तू इन सब में ही पड़ा रहता है, अपने बारे में सोचिए वो। तो मैं कहता हूँ गुरुजी, सोल पर्पज़ है, क्या कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं उस लेडी को बोलता हूँ कि इतने रसगुल्ले खा के जाना कहाँ है, तो वो फिर से दोबारा एक मेल वॉइस में मेरे को बोलती है कि वो मेल वॉइस निकलती है, और वो मेरे से कहता है मैं खा रहा हूँ, तुझे परेशानी क्या है। मैं ऐसे हो जाता हूँ कि तूने, मैं उसको बोलता हूँ कि तूने ये क्या बोल दिया। मेरे को खुद डर लग जाता है एक बार को।
तो जैसे ही ये सब चीज़ें हो रही होती हैं और उसके बाद ही मैं उसको बोलता हूँ कि आप एक काम करो, इनको जब आपके पास टाइम हो या तो आप इनको मेरे पास लेके आना, या मुझे आना पड़ेगा तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुझे बहुत लोगों को लेके आना पड़ेगा। 2-3 लोग लेके आऊँगा, फिर सामग्री होगी, फिर पूजा का सामान होगा, फिर मैं उनकी रात को जो भी हम पूजा कराते हैं, रात को 10 बजे से 2-2:30 बजे तक पूजा रहती है। उस पूजा की कंडीशन ऐसी है कि उस पूजा में आप बोल नहीं सकते, वॉशरूम नहीं जा सकते, फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, किसी और की तरफ देख भी नहीं सकते। जब वो पूजा हो रही थी तो उसी टाइम पे वो लेडी कभी किसी का गला पकड़ रही है, कभी अपने मदर का पकड़ रही है, कभी फादर का पकड़ रही है, कभी हस्बैंड का पकड़ रही है। फिर जाके जब वो लेडी नॉर्मल हुई, उसको सच में नहीं पता था कि उसके साथ हुआ क्या है। तब तक उस लेडी की पूरी जो बॉडी थी ना, वो कई मतलब डार्क सर्कल हो गए, कहीं ने उसका जो कलर फेयर था वो पूरा गायब हो गया। क्योंकि जैसे देखा जो बिफोर, फिल्मों में दिखाते हैं ऐसा सच में होता है? हाँ एक्चुअली में होता है। मेरे पास एक बेंगलोर की एक टीचर है जिसके साथ ये सब कुछ हुआ, और वो भी अमेरिका का केस था। हस्बैंड वाइफ साथ में रहते थे, 2 सिस्टर साथ में रहती थी। एक सिस्टर ने बोला कि मुझे ये चाहिए, वो कहती मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ, वो कहती कि नहीं मेरे को भी इसके साथ रहना है। तो उसने हस्बैंड ने क्या किया, जो उसकी वाइफ थी उसको बोला कि तू यहाँ से चले जा और मैं इसके साथ रहूँगा। तो वो लेडी ने उसको दूर करने के लिए साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, यूएसए, हर जगह जाके पैसा दिया कि वो उसको इतना पागल कर दे कि वो कभी वापस अमेरिका यूएसए रिटर्न ना कर पाए। आज के टाइम पे वो लेडी बेंगलोर में ही, वो भी बेंगलोर में ही है टीचर, वो आज भी टीचर है। वो मेरे को फ़ोन करके कहती भैया बस आपने मेरी ज़िंदगी इतनी कर दी है कि मैं अपनी लाइफ में जी रही हूँ, चाहे बिना पति के, लेकिन मेरी आज ज़िंदगी सुकून में है। आई नो, अगर ऐसे शादी में रहना तो ये ऐसे मैम कहानियाँ, ऐसे केसेस तो बहुत सारे हैं। नॉर्मल केसेस भी होते हैं, लेकिन ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है चलन, जो कि ये मैंने आपको बताया ब्लैक मैजिक का पार्ट, तंत्र क्रिया। लोग क्या करते हैं आजकल, छोटे छोटे बच्चों की बता देता हूँ मैं, बॉम्बे की बात नहीं, मैं दिल्ली का बता देता हूँ। एक 18 साल की लड़की एक शमशान घाट में जाके किसी तांत्रिक के पास जाके बैठ जाती है कि मुझे मेरा बॉयफ्रेंड चाहिए बाय हुक बाय क्रुक। तो वही तांत्रिक या जो शमशान घाट में है वो वहाँ जाके उसको बोलता ठीक है तू अपने घर से सोने की चेन ले आ, तेरे पास देने के लिए तो कुछ शोषण भी नहीं कर है। सकता है उसका। हाँ करते हैं। एक अमेरिका एम्बेसी में एक लेडी थी, उसकी बेटी थी। उसको क्या फील होता था कि उसको कोई ना कोई उसके साथ मतलब कि आप कह सकते हैं कि कोई ना कोई उसको टच करता है रात को। तो मैंने उसको बोला ये हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को ना कोई टच करता है। मैंने कहा चलो हुआ क्या। फिर वो मुझे बैक स्टोरी बताती है कि खुद वो डॉक्टर है लड़की, कि मैं हमेशा जब जब सोती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ कोई इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा है, मेरे साथ कोई सेक्स कर रहा है। तो मैंने उसको बोला कि कोई ना कोई नेगेटिविटी आपके साथ में होगी जिसको आप दिखाइए। कहती मैंने सागर हर जगह दिखाया। मैंने कहाँ कहाँ दिखाया, आप बिलीव नहीं करेंगे। वो वाराणसी गई, वाराणसी में जाके किसी 2-3 पंडितों ने उससे 17 लाख रुपए लिए और बोला कि तुझे हम ठीक कर देंगे, तू परेशान मत हो। वो ठीक तो नहीं हुई, लेकिन उसके साथ शोषण किया उन्होंने। फिर वो राजस्थान गई, राजस्थान में किसी तांत्रिक ने उसको अपने पास रखा, 17 दिन अपने साथ रखा और उसके साथ वो शोषण करता था। और वो इतनी इंटेलिजेंट लड़की, एक एम्बेसडर की बेटी होना, और उसकी मदर अमेरिका में है एम्बेसी में, और उसकी बेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा था। और वो फिर उसके बाद मेरे को बता रही है कि मेरे साथ ये हुआ। और फिर वो किसी मॉमडन के पास गई। अब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो उसके पास एक खुद की एक कार थी, उसने उसको कार दे दी कि तू कार ले ले, क्योंकि पेरेंट्स यहाँ रहते नहीं थे, वो अकेले यहाँ पे रहती थी, डॉक्टर थी, उसके पास प्रॉपर्टी थी, वेल सेटल्ड थे। तब उसने मेरे को बोला कि मैं परेशान हो गई हूँ। तो जब मेरे से उसने हेल्प मांगी तो उसने बोला क्या आप भी ये सब करके ही हेल्प करते हो? तो मैंने कहा आपको मेरा नंबर किसने दिया है? तो वो किसी से मेरे को कांटेक्ट कराते हैं, मतलब किसी ने मेरा कांटेक्ट नंबर उनको दिया होता है। तो वो मेरे को सीधा बोलता है कि भाई आपको जितना पैसा चाहिए आप ले लेना, लेकिन इस लड़की को ठीक कर दो। आप मैम बिलीव नहीं करोगे, उस लड़की को मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि यहाँ से ट्रेन करके उस जगह चले जा, वहाँ मेरे लोग तुझे मिलेंगे, वहाँ तुझे घर भी मिलेगा, तुझे ऐसा फील होगा कि तू किसी फैमिली में आ रखी है। गुरुजी ने सीधा उसको बोला कि तू यहाँ पे बैठ। जैसे उसको मैम आधे घंटे बिठाया, वो लड़की ठीक हो गई। और उसके सिर्फ उस लड़की ने मेरे से पूछा कि कितने पैसे दूँ? मैंने कहा एक काम कर, जो तेरा मन करे वो तो दे दे। उस लड़की ने उनको गुरुजी को 10,000 रुपये करीब वहाँ पे रख दी। गुरुजी ने वापस दे दी। गुरुजी ने 100 रुपये का नोट लेके रख लिया।
फिर वो लड़की जब ये सब एक्सपीरियंस कर रही थी, इस बीच में वो गुरुजी के पास कहती है कि अब मुझे यहीं रहना है, अब आप मेरी प्रोटेक्शन करना। तो गुरुजी ने बोला अब तेरा जीवन में कोई कुछ नहीं कर सकता, तू यहाँ से चले जा। तो आप ये सोचिए, वो इतनी पढ़ी लिखी लड़की एक डॉक्टर है, क्या उसको इतनी समझ नहीं होगी मेरे लिए क्या गलत है क्या सही है? और वो राजस्थान, यूपी, हरियाणा, और आप ये कह सकते हैं इस तरफ ये सोलापुर पड़ता है महाराष्ट्र में कहीं, सोलापुर, वहाँ पे भी कहीं गई हुई थी, उसके साथ ये सब चीज़ें हुई। तो ये लोग आजकल ब्लैक मैजिक में और वशीकरण में बहुत इतना डीपली इन्वॉल्व हो चुके हैं, और स्पेशली यूथ। 18 साल की लड़की और 20 साल का लड़का आज के टाइम पे मैसेज करता है भैया मेरा रिलेशनशिप ठीक करा दो। मैं कहता हूँ भाई मैं कोई लव गुरु थोड़ी हूँ मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ। थोड़ा सा लॉजिक की बात करते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सब हैलुसिनेशन है, एनर्जी फील्ड है या साइकोलॉजी है, आप इसको मानते हैं? बिल्कुल मैम। तो हैलुसिनेशन है ये सब? साइंटिफिकली हम प्रूफ तो नहीं कर सकते, लेकिन कई केसेस में हमने ये देखा है कि हेलुसिनेशन, सीइंग ऑफ, आप कहते हैं जैसे कोई एक पेशेंट है जिसको लगता है कि मेरे आसपास कोई है। अब केसेस कैसे कैसे हैं कि एक लड़का है अपने रूम में रहता है, उसको लग रहा है मेरे सामने कोई है, तो वो हेलुसिनेशन ऑफ सीइंग है कि वो उसको देख रहा है और उसको लग रहा है मेरे सामने है, बट उसको नहीं नॉलेज है कि ये साइंस है या साइकोलॉजी है, लेकिन उस केस में उसको लग रहा है कि मेरे सामने कोई भूत है। कई बार रात में लोगों के साथ ऐसा होता है कि रात को लोग ब्लैंकेट ओढ़ के सोते हैं, कई मतलब लोग ऐसे क्लेम करते हैं कोई ब्लैंकेट खींच लेता है, तो वो भी हेलुसिनेशन है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारी किसी ने चादर को, हमारी ब्लैंकेट को खींच लिया है। कई बार आपने नोटिस किया होगा 2 लोग बात कर रहे हैं, और जब 2 लोग बात कर रहे होते हैं तो किसी इंसान को लगता है ये पक्का हमारे बारे में बात कर रहे हैं। होता है नॉर्मली, आप किसी कैफ़े में बैठ जाओ या कहीं किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाओ, घर में बैठ जाओ, तो लगता है कि ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हेलुसिनेशन है। अब जैसे कि मैंने बताया कि 95-80% ये सब कुछ होता है, लेकिन 70 से 60% ये हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम इंडिया में है। तो मैं इस बात में साइंस पे बिलीव करता हूँ कि यहाँ पे ये सब चीज़ होता है, लेकिन क्या ना लोगों को पता ही नहीं है साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी का जब तक वो चैप्टर लोग नहीं पढ़ेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। अब लोग सीधा उसी टाइम एस्ट्रोलॉजर को मैसेज कर देंगे या किसी पंडित को, तांत्रिक को कर देंगे, बाबा जी हमारे साथ ऐसा हो रहा है और आप इसको हमारे साथ करो। अभी रिसेंटली मैं नागपुर गई थी, तो वहाँ पे एक क्रिकेट क्लब है जहाँ पे हमारे होस्ट ने हमको ठहराया था। तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मुझे पता नहीं अजीब सा फीलिंग हो रहा था उस रूम में कि आई वाज फीलिंग रेस्टलेस। फाइनली जब 3:30-4 बजे मुझे नींद लगी तो मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे को टैप किया। फिर मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं, फिर मैंने लगा अच्छा मैं तो क्लब के रूम में हूँ। फिर 2 सेकंड के लिए मुझे डर लगा, मैंने कहा ये क्या हो गया फिर थोड़ी देर बाद फिर वापस जब मेरी आँख लगी 1 घंटे बाद, और मुझे जल्दी उठना भी था क्योंकि हमारा AGM था NGO का, तो मुझे 6:30 बजे वैसे ही उठना था। मैंने टाइम देखा, मैंने कहा यार अब 3 बजे रात को किसने मुझे जगा दिया, वैसे भी मुश्किल से नींद हुई। फिर सो गई, फिर करीब 5 बजे फिर टैप हुआ, तो मैं डर गई, लेकिन फिर मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। बाद में मैंने सोचा कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, और मुझे पता था साइकोलॉजिकली कि मुझे जगना है 6:30 बजे। और फाइनली जब मैं सोई 3 बजे तो मेरा सब कॉन्शियस मुझे जगा रहा है कि भैया तेरे को जगना है ऐसा मुझे ऐसा होता है, बट आई वाज वेरी अनकंफर्टेबल इन दैट रूम। हाँ जी, यही चीज़ जैसे आपके साथ हुआ है, कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं जैसे अपने घर में अकेले सोता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन करके आया हूँ और मेरे को कोई बार बार पकड़ रहा है, मेरे कोई पैर पकड़ रहा है, लेकिन वो हेलुसिनेशन है, दिमाग का खेल। साइंटिस्ट यहाँ पे ठीक है, लेकिन क्या ना इंसान को उसकी नॉलेज नहीं ना, उसे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए लोग उससे कनेक्ट कर देते हैं। क्या फ्यूचर में आपको लगता है साइंटिस्ट स्पिरिट्स को प्रूव करेंगे कि स्पिरिट्स एग्जिस्ट करते हैं? मतलब आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बने हैं तो कुछ तो लोग विश्वास करते ही होंगे, बिल्कुल नहीं करते, इसीलिए उन्होंने बनाया। लेकिन अल्टीमेटली क्या ये पैरानॉर्मल चीज़ों को साइंटिफिकली एक्सेप्ट करने का कोई टाइम ऐसा आएगा? ये मुश्किल लगता है मैम, ना क्योंकि साइंटिस्ट के लिए ये है ही नहीं, ये एक स्यूडो साइंस है। अब स्यूडो साइंस क्या है? स्यूडो साइंस ऐसा है कि एक खुद की बनाई हुई मतलब आप कहते हैं खुद का बनाया हुआ सब कुछ, जैसे खुद की साइंस बनाई हुई। तो साइंस इस चीज़ पे बिलीव करता नहीं, और तो मुझे लगता है अब तक नहीं किया तो आगे भी नहीं करेगा। अब जब साइंस भगवान को बिलीव नहीं कर पा रहा, लेकिन हम बिलीव कर रहे हैं, एथिस्ट है बिल्कुल। तो इसके लिए आगे व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड कि मतलब दिस पैरानॉर्मल या इसमें कोई इंडिया में स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल स्टडीज़ तो हैं, हाँ जी साइंटिफिक स्टडीज़ भी हैं, जी। लेकिन पैरानॉर्मल रिसर्च इतना कम क्यों होता है? मैम एक्चुअली इसमें फ्यूचर नहीं है लोगों के पास। अब आपको मैंने जैसे बताया कि मैं जितनी भी लोकेशंस पे जाता हूँ खुद का खर्चा करते हैं, खुद का खर्चा करता हूँ। अब एक और फिर आपके पास कुछ प्रूफ भी नहीं, क्योंकि आप कुछ पब्लिश भी नहीं कर सकते। एक बिजनेस माइंड से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज मैं एक लोकेशन पे गया, जैसे कि यहाँ से मैं जैसलमेर गया, तो मेरा एक कैमरामैन मेरे साथ गया, एक मेरा एडिटर मेरे साथ गया। तो उस लोकेशन पे जाने का मेरा एक्सपेंस 50,000 है। अब मैंने वहाँ पे जाके शूट किया और मैं बस एक ही वीडियो बनाया, और वो वीडियो मेरे को बनाने में 3 से 4 दिन लग गए, क्योंकि एक दिन रेकी करनी होती है कि कैसे एंटर करना है, फिर उस दिन आपको कुछ दिखे नहीं दिखे वो भी नहीं कि पता। उस दिन दिखानी, और एक दिन में हम श्योरिटी नहीं दे सकते कि आज नहीं है तो शायद कल भी ना हो, तो हमें वहाँ जाना है। अब क्या है, वहाँ से आने के बाद हमने उस वीडियो को पोस्ट कर दिया, तो वीडियो पोस्ट करने के बाद मुझे उससे अर्निंग हुई 35,000, एक फॉर एन एग्जाम्पल। समझिए। तो उसमें क्या है कि हमें सोचना पड़ेगा, हम डाइसी हो जाएंगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने शायद करोड़ों रुपए लगा दिए होंगे इस फील्ड में रहने के लिए। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार 3 लोग लेके जाता हूँ, कई बार 4 लोग लेके जाता हूँ। जितना मेरा यूट्यूब का रेवेन्यू नहीं है ना, उसका कम से कम मल्टीपल्स 10 मान लो कि मैंने लगा दिया होगा। मतलब आप किसी दिन गिव अप भी कर सकते हो? मैम गिव अप नहीं करना चाहता, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, और ये मेरा फ्यूचर टारगेट भी है। मैं यूएसए भी जाऊँगा, मैं मतलब ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ जाऊँगा। मैं लोगों को ये एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ, और मेरा शुरू से एक मोटिव रहा है कि मैं सोसाइटी में एक अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहता हूँ कि हर जगह डर नहीं है। डर तब है जब आप डरोगे, और मेरा ये है कि ना मैं भूत दिखाता हूँ ना मैं भूत छुपाता हूँ, मैं सिर्फ सच बताता हूँ। तो मेरा एक ये डायलॉग है जो मैं अपने लोगों को समझाता हूँ कि पैरानॉर्मल में रहना इतना ईजी नहीं है। सबसे बड़ी बात, अब मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे घर वाले, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द वो बॉक्स हो गया, अब मेरे घर वाले कहते हैं तेरे शादी का रिश्ता कैसे आएगा? तो भूत प्रेतों से तू तो भूत प्रेतों से बातें करता है। कई बार शादी के रिश्ते आते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल कि अरे लड़का करता क्या है? भूतों पे लड़का शमशान घाट में जाके बैठा है, भूतों पे रिसर्च करता है। भूतों पे रिसर्च करता है। तो लोगों को वहाँ सोचना पड़ेगा। नहीं, बट इनकम का सोर्स तो चाहिए शादी करने के लिए। आपको सोर्स है, लेकिन उसके पीछे फिर एक और रीज़न ये भी है कि गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है, या हमारे पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि हम ऐसी जगहों पे जाएं। अगर मुझे फ्री हैंड छोड़ दें कि मैं इंडिया में कहीं भी लोकेशन पे जा सकता हूँ, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम 1 से 2 मिलियन लोग यही काम करने लगेंगे, क्योंकि इसमें अर्निंग है, एक्चुअली में अर्निंग है। लोकेशन पे जाना ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा दूसरा काम ये भी है, जैसे कि मैं कई बार बॉम्बे में आया हूँ, छुटकारा दिलाना है, लोगों को छुटकारा दिलाना है। कैसे? मैं बॉम्बे में, दिल्ली में, मैं दुबई में, कई जगह पे ऐसे गया हूँ जहाँ पे लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे रात भर सोते नहीं हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे कोई है, तो वो मुझे इस चीज़ का पैसा देते हैं कि आप सर यहाँ पे रुकिए, स्टे करिए 2 दिन, और हमें इन्वेस्टिगेशन भी करके बताना और अपना एक्सपीरियंस बताना। तो लोग अगर ये चीज़ करेंगे तो पैसा देंगे। तो इसमें है फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं कि नहीं फ्यूचर नहीं है या पैसा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात इसके अंदर हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत नहीं है किसी के अंदर। और क्या, डर तो रहता है भाई, हम कितने भी हिम्मत वाले हो, लेकिन कौन भूतों के साथ कौन भिड़ना चाहता है? सही बात लेकिन है। मैं और सो ये जैसे बच्चों की बात आप कर रहे थे, मेरा ये विश्वास है जो बच्चे रात को नाइट क्लब जाते हैं और पार्टीज करते हैं, टाइम पे सोते नहीं, टाइम पे उठते नहीं, तो आप देखिए उनके अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है। राइट। वो कुछ प्रोएक्टिव नहीं कर पाते, कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाते। तो हमको लगता है कि ओह इनको किसी भूत ने पकड़ लिया है, लेकिन एक्चुअली जब आपका लाइफस्टाइल ही ऐसे होगा तो आप वैसे भी खुश हो जाएंगे। यू विल नॉट हैव एनी एनर्जी टू डू एनीथिंग। आप रात को लेट आ रहे हैं, फिर आप सुबह 11 बजे उठ रहे हैं, आधा दिन चला गया है, फिर आप क्या। सो आई थिंक इट इज़ कनेक्शन इज़ दैट कि भाई आप ऑब्वियसली रात का टाइम सोने के लिए होता है, भगवान ने रात का टाइम सोने के लिए बनाया। अगर उस वक्त आप घूम रहे हैं पूरी दुनिया में, नाच रहे हैं या मस्त, तो फिर यू विल नॉट हैव एनी एनर्जी। ये मैम एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा सा हमने वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अडेप्ट कर लिया है। अब क्या है कि वो तो उनका तो क्या है, उनकी तो 2 मिनट की प्रे है, या वो नहीं भी करें तो, लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ रिचुअल जो है बहुत प्रोसेस बहुत बड़ा है
किसी भी एक पूजा का, किसी भी एक अनुष्ठान का एक प्रोसेस उसका वजह है क्योंकि वो मेडिटेटिव प्रोसेस है, वो इट्स हम लोग बोलते हैं ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान में मेडिटेशन इज देयर, राइट। और वो आपको कनेक्ट करता है गॉड से। आपको जितने भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो कैसे हर्डल्स कैसे हटेंगे, इट्स लाइक अ मैनिफेस्टेशन। राइट। जब आप भगवान के सामने बैठे हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपका दिमाग उसी पे रहेगा, तो यू आर मैनिफेस्टिंग गुड थिंग्स, राइट। तो वो यूथ अभी नहीं समझेगा, बट अभी थोड़ा सा अवेयरनेस हुआ है। चलिए हम लोग खुद जल्दी से एक रैपिड फायर करते हैं, ओके? अब जवाब दीजिए मुझे, गोस्ट या स्पिरिट? स्पिरिट। टेम्पल या सेमेट्री? टेम्पल। अच्छा। मिडनाइट इन्वेस्टिगेशन या डे टाइम? मिडनाइट इन्वेस्टिगेशन। ब्लैक मैजिक रियल और फेक? It's both fake and mixed. Depends on who's doing it. हाँ, ना? yeah. Most scary case in one word? केस को डिफाइन कैसे करेंगे, लाइक आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया हो जो आपका केस कोई था, उस सबसे स्कैरी वाला कौन सा था? जस्ट गिव मी अ नेम कि कहाँ पे किया आपने? एक बहुत बड़े एक इंडिया के आप कह सकते हैं कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का कहाँ पे? केस था। ये लखनऊ में था। उसके बारे में बात करना चाहेंगे थोड़ा डिटेल में? नहीं, ये मैंने डिस्कस कर रखा है कहीं से अच्छा, पहले। ठीक है। ओके, स्पिरिट फ्रेंड या एनिमी? इट फ्रेंड। आपका तो फ्रेंड ही है। प्रोटेक्शन मंत्र या साइंस गैजेट? प्रोटेक्शन मंत्र। अलोन इन्वेस्टिगेशन या टीम? अलोन इन्वेस्टिगेशन। रियली है? चलिए, अच्छा है। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने ऑडियंस को? हाँ जी, मेरा मैसेज बस मैम यही है कि ब्लैक मैजिक के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि इन दी एंड वो आपके कर्मा आपको गलत ले जाएगा, आपके कर्म आपके ख़राब कर देगा। दूसरी चीज़ ये है कि हर किसी पे भरोसा नहीं करना, चाहे वो पंडित हो गया, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो गया, चाहे वो एक मौलवी हो गया। एक सही गाइडेंस आपको ज़रूर अगर चाहिए तो अपना कोई एक अच्छा गुरु ढूंढिए। और ऐसा नहीं है कि हर अच्छा इंसान दिखने वाला एक गुरु बन सकता है, तो गुरु की खोज में समय लगता है। तो गुरु को पाने के लिए आपको खुद बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक परीक्षा देनी पड़ेगी। तो मेरा मानना यही है कि हर किसी पे बिलीव नहीं करना, और ऐसा नहीं है कि स्पिरिट हमेशा आपको डराती है, आपकी हेल्प भी करती है। बस यही एक मेरा मैसेज है। नहीं, और बहुत सारे लोग मरते हैं, पैदा होते हैं, राइट। और जो मरते हैं उनकी आत्मा अगर घूम रही है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके दुश्मन है। हाँ, they could be just also because Right. they are finding a body to come into again and take birth. जी। ऐसा भी हो सकता है। पैरानॉर्मल शायद वो नहीं जो हम समझ सकते हैं, या शायद वो है जो हमारी समझ नहीं समझ सकती। सो किसी भी हालत में मैं चाहूँगी कि आप लोग इन चीज़ों से डरे नहीं, डरे बिना इनको समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ आती तो जस्ट लेट इट बी, बिकॉज एज आई सेड एवरीबडी मस्ट को एग्जिस्ट। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डर कर आप किसी पाखंडी के चक्कर में मत पड़ जाना, जैसे सागर ने बताया। आज हमें बहुत मज़ा आया सागर जी से बात करके। आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और अपने कमेंट्स में बताइए कि आपको सागर जी से कोई सवाल पूछने हैं या इस पॉडकास्ट के बारे में आपको कुछ कहना है तो प्लीज़ बताइए। सागर जी, थैंक यू सो मच। हमें बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए, और हाँ, आपने हमारे साथ इतनी सारी बातें शेयर की। बहुत दिनों से हम कोशिश कर रहे थे आपके साथ ये पॉडकास्ट करने के लिए, एंड आई एम श्योर लोगों को भी पसंद आएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।